हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं चार्ज ट्रांसफर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो गेट 2023 इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में आया हुआ था। सबसे पहले मैं बता दूं, इससे पहले मैंने जो 2 सेशन लिए हुए हैं यूट्यूब पर आपके, आई होप कि आपने उनको देख लिया होगा, जिसमें मैंने कैप्स्टर की चार्ज शेयरिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द नेटवर्क एनालिसिस बताया था मैंने, और फिर उसका मैंने एप्लीकेशन एनालॉग सर्किट में बताया था। एप्लीकेशन नहीं था, वो एक ड्रॉबैक था, जिसमें मैंने बताया था कि कैप्चर की चार्ज शेयरिंग की वजह से अगर मैंने एक एग्जांपल लिया था 3 इनपुट नैंड गेट का, जो कि एक डायनामिक सीमॉस लॉजिक था, तो मैं देख रहा था वहां पर मल फंक्शनिंग हो रही थी, आपका एक नैंड गेट प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहा था। और फिर मैंने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताया था, वन ऑफ द सॉल्यूशन, जिसके थ्रू मैं चार्ज शेयरिंग को रोक सकता था और मैं अपने उस सीमॉस लॉजिक को प्रॉपर्ली फंक्शन करा पा रहा था। ठीक है, इसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए मैं लेकर आया हूं इस सेशन में अब चार्ज ट्रांसफर से रिलेटेड एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद देखो, आप यहां पर देखें तो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपको क्या क्या मिलने वाला है इसमें। तो सबसे पहले तो आपको गेट 2023 का ये क्वेश्चन मिलने वाला है, जो गेट 2023 इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में आया था। ठीक है, इसके बाद मैं इसका पूरा डिस्कशन करूंगा। डिस्कस करने के बाद इसी क्वेश्चन को एक और बहुत बेहतरीन मेथड के थ्रू आपको करके दिखाऊंगा। अब वो मेथड ये होगा, यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको, उस कॉन्सेप्ट के थ्रू, दैट इज आपका कॉन्सेप्ट जो होगा आपका, उस कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं इसी क्वेश्चन को वापस लेकर अगेन बहुत ही बढ़िया आसान तरीका बताऊंगा आपको, जिसके थ्रू इस क्वेश्चन को आप तुरंत सेकंड्स में कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आपका और आपका स्ट्रांग हो जाएगा, आप कुछ नई चीज सीखने को मिलने वाली है आपको। ठीक है, जिसका मैं मतलब यह है कि मेरा ये कैप्स्टर जो 2 स्विच के बीच में लगा हुआ है, ये पूरे पोर्शन एक रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट कर सकता हूं। कितनी बढ़िया बात है ना। मतलब एक कैप्स्टर है और 2 स्विच लगे हुए हैं, और ये कैप्स्टर विल एक्ट एज अ रजिस्टर, सिमिलर वे में एक्ट करेगा। ये हम देखने वाले कैसे करेगा। फिर उसको सॉल्व करके फिर मैं उसकी अगेन वी आउट की वेब फॉर्म बनाऊंगा। फिर देखो ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि यहां पर एक ओप एम्प है, 2 मॉसफेट है, 2 मॉसफेट है, C1 C2 है। क्वेश्चन पूछा है आउटपुट वोल्टेज अपन इनपुट वोल्टेज निकालो, और दोनों मॉसफेट्स, चारों मॉसफेट्स आपके आइडियल हैं। C1 C2 की वैल्यू दे दी मैंने, और मैंने बात कर दिया फ्रीक्वेंसी ऑफ F1 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ F2 गिवन कर दिया मैंने, और वी आउट अपन वी इन पूछ लिया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं तो एकदम से आपको नहीं बनेगा, अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो। इसीलिए आप इस सेशन को पूरा जरूर देखें और प्रॉपर्ली अपना नोट्स में इसको मेंशन कर लें। नोट्स में आपको इसको आप लिख सकते हैं एक साइड कहीं पे जाके। चलो तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ठीक है, तो इस सेशन को स्टार्ट करें। मैं लिख के इसलिए रख देता हूं, इसमें लिखी हुई जो मेरे पास अवेलेबल है उनको मैं इसलिए यूज करता हूं, सो दैट आपका टाइम बचे और आप जल्दी से जल्दी उस चीजों को सीख पाए। अदरवाइज मैं भी चाहूं तो बाय हैंड इनको बार बार करूं तो उसमें डेफिनेटली आपका टाइम कंजप्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब इस सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो उससे पहले मैं आपको चाहूंगा कि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। इन्फॉर्मेशन ये है कि आप अगर एग्जाम दोस्त पर एक बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन अपनी करना चाहते हैं, तो एग्जाम दोस्त पर आपके बेटा न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं अभी 3 जून से, जिसमें सिग्नल सिस्टम स्टार्ट हुआ है। ईसी ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले बच्चों के लिए एग्जाम दोस्त एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां पर एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको पूरा कंटेंट दे रही हैं, आपको सिखा रही हैं, गाइडेंस दे रही हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जा रहे हैं। डाउट्स के लिए स्पेशल आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप अपने डाउट क्लैरिफाई कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से वॉइस नोट और चैट के थ्रू आपके डाउट बताए जाते हैं। फिर स्पेशली डाउट सेशन भी लेते हैं हम क्लासेस के, फ्रिक्वेंटली डाउट सेशन लेते हैं क्लासेस के बाद, सो दैट बच्चे का कोई भी डाउट लेफ्ट ना रह जाए। तो आप यहां पर स्पेशल बात यह है कि 3 जून से जो बैच स्टार्ट हुआ है हमारा, जिसमें सिग्नल सिस्टम स्टार्ट हुआ है, इसमें फ्लैट 40% डिस्काउंट मिल रहा है। नॉट ओनली इन द फुल कोर्स, सब्जेक्ट वाइज कोई भी कोर्सेज भी लेते हैं आप, जो भी कोर्सेज हमारे एग्जाम दोस्त प्रोवाइड करता है उन सब पर फ्लैट 40% आपका ऑफ चल रहा है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िए और तुरंत सब्सक्रिप्शन या हमारा एग्जाम का कोर्स ले सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं गेट की तैयारी में 2025 या 2026 के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन थी। ईसी इलेक्ट्रिकल दोनों के बैच हैं, ये आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिकल के बैच के बारे में दिख रहा है आपको। इलेक्ट्रिकल के बैच है अल्फा ईसी बैच, है ना, ये दिख रहा है आपको यहां पर। और सॉरी, ये ईसी के बैच है इलेक्ट्रॉन 2025 ईसी बैच एंड अल्फा बैच फॉर गेट 2026। ये बैच के नाम है ईसी के लिए। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में आपके बैच है नीव एंड संकल्प बैच, रिस्पेक्टिवली 2025 और 2026 के लिए आपको ये बैचेस दिख रहे हैं। आपको सब पर फ्लैट 40% ऑफ चल रहा है।
हर सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा, आप उसको देख सकते हैं। 1 ईयर का वैलिडिटी है, मस्त आराम से आप अपने टाइम के हिसाब से लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं अपने सेशन को स्टार्ट करता हूं। ठीक है, जिसमें हमारा डिस्कशन है गेट 2023 इंस्ट्रूमेंटेशन का जो क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन को देखते हैं। इन द सर्किट शोन द इनपुट वोल्टेज वीन इज 100 मिली वोल्ट। अब यहां पर देखो, ये सर्किट बना हुआ है, यहां पर कैपेसिटर है एक C1 1 नैनो फैराड का, कैपेसिटर है C2 10 नैनो फैराड का। यहां पर स्विच है, स्विच की पोजीशन 1 और 2 पर मूव कर सकती है। 1 पर आपका वीन कंटिन्यूअसली कनेक्टेड है जो कि 100 मिली वोल्ट है। द स्विच एंड द ओप एम्प आर आइडियल। क्वेश्चन में बोला गया है स्विच को आइडियल कंसीडर करो। आइडियल का मतलब वो जो स्विच है उसका रेजिस्टेंस जीरो है, स्विच आपका आइडियल है मतलब उसकी लीकेज करंट जीरो है। बिकॉज स्विच आपके बनते कैसे हैं, मॉसफेट्स के थ्रू बनते हैं स्विच। ओके ठीक है, मॉसफेट या कोई भी डिवाइस को आप एज स्विच यूज कर सकते हैं, कंट्रोल्ड स्विच। एट टाइम t इक्वल टू 0 द इनिशियल चार्ज स्टोर्ड इन द 10 नैनोफैराड कैपेसिटर। 10 नैनोफैराड मतलब ये वाला कैपेसिटर, इसका इनिशियल चार्ज गिवन है 1 नैनो कूलम। ओके सर, अच्छी बात है। एज पोलैरिटी मेंशन, इधर प्लस इधर माइनस करके जो भी वोल्टेज है उस वोल्टेज की वजह से 1 नैनो कूलम आपका चार्ज अवेलेबल है, या उस 1 नैनो कूलम को मैं वोल्टेज में कन्वर्ट कर दूं तो 100 मिली वोल्ट आएगा। बिकॉज 10 नैनोफैराड इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C, Q is 1 nano coulomb, then voltage will be equal to Q equal to CB, voltage equal to Q upon C, you will get 0.1 volt, that is nothing but 100 millivolt. ठीक है, चलो अभी कैलकुलेशन करेंगे। With the polarity as indicated in the figure, the switch S is controlled using 1 kilohertz स्क्वायर वेव वोल्टेज सिग्नल VSS shown in the figure। अब ये स्विच जो है ना, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, बिकॉज इट इज अ कंट्रोल स्विच। यहां पर एक स्क्वायर वेव है, स्क्वायर पल्स है आपकी, ये चलती जा रही है, ये आपका कंट्रोल कर रहा है। जब ये हाई पर है और जब ये लो है, हाई लो, उसमें मेंशन है जब इस पल्स की वैल्यू हाई है तो स्विच बस फर्स्ट वाली पोजीशन पर है, और जब इस पल्स की वैल्यू लो है तो स्विच सेकंड वाली पोजीशन पर। मतलब इसका मतलब ये है स्विच अल्टरनेटिवली 1 2 1 2 1 2 के बीच में मूव कर रहा है। ये इस सर्किट के अंदर चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है अगर टाइम t इक्वल टू 20 मिली सेकेंड में कंसीडर करूं, एट t इक्वल टू 20 मिली सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट वोल्टेज v नॉट विल बी। आउटपुट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में डेटा क्या है, ओप एम्प आइडियल है। ठीक है, अच्छी बात है। आइडियल ओप एम्प, तो अगर मैं वर्चुअल शॉर्ट की बात करूं तो वर्चुअल शॉर्ट कब कब वैलिड होता है सर, नेगेटिव फीडबैक हो तो हाँ, फीडबैक में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, जब तक आपका कैपेसिटर जिंदा है, आपका कैपेसिटर बिल्कुल आपका एलिमेंट प्रेजेंट है, वहां पर इंपीडेंस जेड प्रेजेंट है आपका, तो आपका आउटपुट से इनपुट में आपको एक फीडबैक देखने को मिलने वाला है। तो फीडबैक नेगेटिव आपका अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको आइडियल ओप एम्प मेंशन किया गया है। साथ ही साथ ओप एम्प की कोई भी पावर सप्लाई गिवन नहीं है, इसका मतलब आपको आउटपुट के सैचुरेशन के बारे में सोचना ही नहीं है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, नेगेटिव फीडबैक, आइडियल ओप एम्प एंड देन आउटपुट के सैचुरेशन की बात के बारे में सोचना ही नहीं है आइडियल ओप एम्प पे, तो आप आराम से वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा जो ये पल्स गिवन है, जो कंट्रोल्ड पल्स है, वो मैंने यहां पर ड्रॉ किया, ये t इक्वल टू 0। अब बात करते हैं इस कंट्रोल जो पल्स है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 किलोहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज है तो टाइम पीरियड निकालो तो 1/1 किलोहर्ट्ज, दैट इज 1 मिलीसेकंड। इसका मतलब ये 1 मिलीसेकंड में अपने आप को रिपीट कर रही होगी। इसका मतलब 0 से 0.5 मिलीसेकंड में हाई होगी, 0.5 से 1 में ये लो होगी, एंड देन हाई लो चल रहा होगा। इसका मतलब 0 से 0.5 मिलीसेकंड टाइम के लिए मेरा स्विच फर्स्ट पोजीशन पर होगा, और फिर 0.5 से 1 के टाइम पर वो सेकंड पोजीशन पर होगा। तो फर्स्ट सेकंड ये चल रहा होगा। सर्किट में हो क्या रहा होगा, यहां से हम थोड़ा एक फीलिंग क्रिएट करें। तो जब स्विच मेरा फर्स्ट पोजीशन पर होगा तो कैपेसिटर जो C1 है आपका, ये वीन के थ्रू चार्ज हो जाएगा, दैट इज 100 मिलीवोल्ट से चार्ज हो जाएगा, बिकॉज वीन गिवन है क्वेश्चन में कि वीन इज 100 मिलीवोल्ट। फिर जैसे ये कैपेसिटर C1 स्विच 2 पर कनेक्ट होगा, क्योंकि स्विच अपनी पोजीशन चेंज करेगा 2 पर, तो वीन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इनपुट कनेक्टेड नहीं है सर्किट से। फिर इस कैपेसिटर का जो चार्ज है ना, वो चार्ज आपका ट्रांसफर होगा इस कैपेसिटर C2 को, बिकॉज ओप एम्प की करंट तो 0 होती है। तो वो चार्ज कहां जाएगा इस दुनिया में, ये चार्ज डेफिनेटली C2 के थ्रू उसका डिस्चार्ज होगा, क्योंकि ओप एम्प करंट तो ले सकता है। तो ओप एम्प की आउटपुट में तो करंट आ सकती है ना, डेफिनेटली। इनपुट में करंट नहीं होती, ओप एम्प के आउटपुट में करंट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो अब 1 बाय 1 इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कैपेसिटर को C2 बोलूंगा मैं, इसको C1 बोलूंगा। इस C2 का इनिशियल चार्ज जो क्वेश्चन में गिवन है पहले वो निकालते हैं। तो क्या गिवन है बेटा, 10 नैनो फैराड का कैपेसिटर है C2, जिसका अक्रॉस 1 नैनो कूलम चार्ज इनिशियली गिवन है, इसको मैं C2 मान लिया। तो उसका वोल्टेज क्या होगा, Vc2 इक्वल टू Q अपॉन C, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस इज द वोल्टेज। तो 1 नैनो कूलम अपॉन 10 नैनो फैराड, 0.1 वोल्ट, दैट इज 100 मिली वोल्ट। आपका क्या आ गया, इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द C2 आ गया। तो 100 मिली वोल्ट इनिशियल वोल्टेज उसके अक्रॉस है। ठीक है, अच्छी बात है।
अब देखो बात करते हैं t लेस देन इक्वल टू जीरो पर, क्योंकि t इक्वल टू जीरो के बाद मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, इनपुट सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, जीरो के बाद मुझे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करना है। जीरो से पहले की बात करूं तो इनिशियल कंडीशन है, इसका मतलब क्या है, t लेस देन इक्वल टू जीरो पर मेरा Vc2 कितना 100 मिली वोल्ट। सर्किट कैसा होगा, मैंने अभी स्विच के बारे में कोई बात नहीं की, कहां कनेक्टेड है क्या है, सो छोड़ो उसको। ये 100 मिली वोल्ट से हमारा चार्ज होगा। 100 मिली वोल्ट बोलूं या 0.1 वोल्ट बात करूं एक ही बात है। क्वेश्चन में पोलैरिटी मेंशन थी, यहां पर प्लस यहां पर माइनस करके 100 मिली वोल्ट इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस, जो कैपेसिटर हमने C2 यूज किया उसका इनिशियल वोल्टेज गिवन है बस। अब खुद सोचो, अगर ये 100 मिली वोल्ट गिवन है, ये वर्चुअल शॉर्ट अगर हम कंसीडर करें तो ये 0 वोल्ट पर है, ये 100 मिली वोल्ट है, तो V नॉट क्या चल रहा होगा इनिशियली, 0 प्लस 100 दैट इज 100 मिली वोल्ट। बिकॉज आउटपुट सैचुरेशन की बात हमें सोचनी नहीं है यहाँ पर, बिकॉज ओपैम्प की पावर सप्लाई गिवन नहीं है, तो पावर सप्लाई है कितनी हमें पता ही नहीं है, 10 है कि -10 है, +5 है कि -5 है, देन हाउ वी विल कंपेयर वेदर आउटपुट इज गेटिंग सैचुरेटेड और नॉट। सो आइडियल ओपैम्प केस और पावर सप्लाई नहीं गिवन है, नेगेटिव फीडबैक है, वर्चुअल शॉर्ट आराम से अपन कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ग्राउंड पर है, ये 0 और ये 0.1, तो V क्या चल रहा होगा इनिशियली प्लस के 0.1 या 100 मिली वोल्ट, ये ठीक है। तो इनिशियली आउटपुट वोल्टेज 100 मिली वोल्ट, कैपेसिटर वोल्टेज Vc2 इनिशियली 100 मिली वोल्ट, पोलैरिटी कंसीडर करो, इधर राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस। अब 0 से लेकर 0.5 मिली सेकेंड की बात करता हूं। 0 से लेकर 0.5 मिली सेकेंड में इनपुट मेरा हाई है, दिस इज द सॉरी इनपुट नहीं, कंट्रोल सिग्नल इज हाई। कंट्रोल सिग्नल एक वेवफॉर्म है जो कंट्रोल कर रही है मेरे स्विच को, वो हाई है। हाई का मतलब है मेरा स्विच फर्स्ट वाली पोजीशन पर है, फर्स्ट वाली पोजीशन पर है, इसका मतलब अब चलते हैं 0 से लेकर 0.5 मिली सेकेंड, मेरा जो कैपेसिटर C1 है ये कनेक्टेड है Vi से, क्योंकि ये पोजीशन उसने बोली है पोजीशन नंबर 1 और ये मेरी पोजीशन नंबर 2। तो स्विच पोजीशन नंबर 1 पर है, तो मेरा जो इनपुट वोल्टेज है 100 मिली वोल्ट वो C1 से कनेक्टेड डायरेक्टली। अब देखो इस सर्किट में Vi है और कैपेसिटर है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्टली वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर लगा रहा हूं, कैपेसिटर बहुत ही जल्दी इंस्टेंटेनियसली चार्ज हो जाएगा। अगर आइडियल कैपेसिटर्स हैं आपके तो डेफिनेटली उनका रेजिस्टेंस कंसीडर मत करो, वायर का कोई रेजिस्टेंस कंसीडर मत करो, सीधा का सीधा कैपेसिटर तुरंत चार्ज हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप बात करते हैं कि C1 इज कनेक्टेड टू Vi एंड चार्ज अप टू 100 मिली वोल्ट। तो C1 कितने तक चार्ज हो जाएगा, Vi 100 मिली वोल्ट है तो 100 मिली वोल्ट सीधा C1 के अक्रॉस आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपका C1 0 से लेकर 0.5 मिली सेकेंड में 100 मिली वोल्ट से चार्ज है। अभी तक अगर मैं बात करूं V नॉट की और Vc2 की, दोनों के दोनों अभी भी कितने रह रहे होंगे 100 मिली वोल्ट, ये भी 100 मिली वोल्ट और ये भी 100 मिली वोल्ट। क्यों, क्योंकि अभी ये C1 इस सर्किट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बिकॉज दिस सर्किट अभी भी आइसोलेटेड है, C1 Vi से कनेक्टेड है, 2 के बाद यहां पर एक ओपन पाथ है, ये आइसोलेटेड है आपका सिस्टम। 0.5 से 1 मिली सेकेंड की बात करूं तो 0.1 मिली सेकेंड में क्या हो रहा है, 0.5 से 1 मिली सेकेंड में मेरा कंट्रोल्ड सिग्नल जो है, जो स्विच को कंट्रोल कर रहा है वो लो है, इसका मतलब मेरा अब स्विच सेकंड पोजीशन पर कनेक्ट होगा। तो सर्किट कैसा दिखेगा मेरा, देखो कैपेसिटर C1 है, ये सेकंड वाली पोजीशन पर कनेक्ट हो गया, ये फर्स्ट वाली पोजीशन थी, ये फर्स्ट वाली यहां से हट गया, वो ये फर्स्ट वाली पोजीशन से हट गया, सेकंड वाली पोजीशन पर कनेक्ट हो गया। अब C1 इनिशियली चार्ज है 100 मिली वोल्ट से, C2 भी इनिशियली चार्ज है 100 मिली वोल्ट पर। ध्यान रखना इनिशियली C2 किससे चार्ज है, यहां प्लस यहां माइनस करके 100 मिली वोल्ट से, और V नॉट भी इनिशियली 100 मिली वोल्ट चल रहा है, बिकॉज दिस नोड वोल्टेज इज 0, दिस इज 100 एंड V नॉट इज 100। ये इनिशियल कंडीशन थी। अब जैसे ही मेरा C1 स्विच पोजीशन 2 से कनेक्ट हो गया, तो C1 जो मेरा 100 मिली वोल्ट से चार्ज था और ये मेरा C2 है, अब डेफिनेटली C1 मेरा चार्ज ट्रांसफर कर सकता है C2 को। इनिशियल कंडीशन को अभी फॉरगेट करो, तो यहां पर क्या है, मान लो ये 100 मिली वोल्ट चार्ज है, वोल्टेज है 100 मिली वोल्ट का, ओपैम्प की करंट तो 0 जाती है, तो ये 100 मिली वोल्ट कैसे डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि इस कैपेसिटर को पाथ मिल रहा है, करंट 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 करंट, और ओपैम्प के आउटपुट में करंट जाएगी, ऐसे करके C1 अपना डिस्चार्ज करेगा और अपने चार्ज को ट्रांसफर करेगा C2 को। तो यहां पर कौन सा फिनोमेना हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना। C1 चार्ज हुआ 100 मिली वोल्ट से, अब अपने वोल्टेज को या अपने चार्ज को ट्रांसफर कर रहा है C2 को। अब मैं बात करूं कि कंसीडर ये जो नोड वोल्टेज इसको मैं VB बोल रहा हूं, इनवर्टिंग नोड को मैं VB बोलता हूं, कंसीडर VB एट वर्चुअल ग्राउंड, और OBS बात है वर्चुअल ग्राउंड कंसीडर कर सकते हैं। अब बच्चे के माइंड में कंफ्यूजन आ सकता है कि सर अगर ये वर्चुअल ग्राउंड है, ये 0 वोल्ट और ये सर 100 मिली वोल्ट है, तो फिर तो ये वायलेशन ऑफ KVL हो गया एकदम से। नहीं बेटा, इसलिए नहीं होगा वायलेशन ऑफ KVL, क्योंकि C1 जो कैपेसिटर है बहुत तेजी से डिस्चार्ज होने वाला है, तुरंत वो 0 वोल्ट पर पहुंचने वाला है, सो दैट वर्चुअल शॉर्ट आपका वैलिड बना रहा है। तो देखते हैं हम, सो कंसीडर VB एट वर्चुअल ग्राउंड, दैट इज अगर ये वर्चुअल ग्राउंड पर रहना चाहता है, 0 वोल्ट पर रहना चाहता है, इसका मतलब C1 के वोल्टेज को तुरंत 0 हो जाना चाहिए, इंस्टेंटेनियसली फास्ट 0 हो जाना चाहिए। कब होगा वो 0 पर, जैसे ही वो अपना चार्ज ट्रांसफर करेगा C2 को, तुरंत की तुरंत चार्ज पूरा ट्रांसफर करने के बाद कैपेसिटर C1 फिर बोलेगा मेरा वोल्टेज 0।
और यहां पर 0 और यहां पर वर्चुअल शॉर्ट से 0, आराम से कोई दिक्कत नहीं, तो वही चलने वाला। कंसीडर वीबी एट वर्चुअल ग्राउंड, दैट इज C1 शुड इंस्टेंटेनियसली डिस्चार्ज टू 0 वोल्ट। दैट इज, अगर मैं बात करूं, क्योंकि मुझे चार्ज ट्रांसफर की बात करनी है, चार्ज ट्रांसफर की जब भी बात करनी है तो आप ये देखो कि जो हमारा C1 है उसका चार्ज कितना चेंज होने वाला है। तो कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले देखो कि C1 का वोल्टेज में चेंज कितना हुआ, डेल्टा VC1 इनिशियली कितना था, कैपेसिटर वोल्टेज VC1 जब स्विच फर्स्ट पोजीशन पे थी 100 मिली वोल्ट से चार्ज था। जैसे वो सेकंड पर कनेक्ट हुआ तुरंत उसका वोल्टेज 0 होना चाहिए, क्योंकि ये ग्राउंड है, तुरंत 0 होना चाहिए। 0 कैसे होगा? वो अपने चार्ज को खोएगा, खोएगा मतलब वो चार्ज इधर जाएगा, क्योंकि इधर तो जा नहीं सकता है चार्ज, इधर तो चार्ज जा ही नहीं सकता, ओपन में करंट 0 है तो करंट तो ऐसे ही जाएगी, तो वो C2 को अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, गिवन कर रहा होगा, C2 एक्वायर कर रहा होगा चार्ज को और C1 डिलीवर कर रहा होगा चार्ज को। So C1 should instantly discharge to 0 volt, that is delta VC1, initial voltage 100 millivolt minus 0, that is 100 millivolt. So delta VC1 के वोल्टेज में कितना चेंज आएगा, 100 से 0 पर जा रहा है, that is 100 millivolt. That is C1 discharges through C2, डेफिनेटली C2 वाला पाथ है उसके थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो अगर वो C2 के थ्रू डिस्चार्ज होगा तो जितना चार्ज ये अपना लॉस्ट करेगा उतना ये चार्ज उससे एक्सेप्ट कर रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि यही तो बात है, चार्ज अगर ये लॉस्ट करेगा तो कोई ना कोई तो एक्सेप्ट करे, कहीं ना कहीं तो चार्ज जाएगा वो। तो डेफिनेटली चार्ज लॉस्ट बाय C1 विल बी इक्वल टू चार्ज एक्वायर्ड बाय C2। ओके सर, बढ़िया बात है। चार्ज लॉस्ट, चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू CV, तो मैं लिख दिया C1 इंटू डेल्टा VC1, चेंज इन द वोल्टेज हो रहा होगा तभी तो चार्ज चेंज हो रहा है उसका। तो C1 इंटू डेल्टा VC1 इज इक्वल टू C2 इंटू डेल्टा VC2। तो ये एप्लीकेशन हो गई चार्ज ट्रांसफर की, कैपेसिटर के चार्ज ट्रांसफर की एक एप्लीकेशन। तो C1 डेल्टा VC1 इक्वल टू चार्ज एक्वायर्ड बाय C2, चार्ज एक्वायर्ड बाय द C2 क्या होगा, C2 इंटू डेल्टा VC2। तो डेल्टा VC2 क्या आ जाएगा, यहां से निकालूं तो C1 अपॉन C2 टाइम्स ऑफ डेल्टा VC1। C1 1 नैनोफैराड है, 10 नैनोफैराड है C2, डेल्टा VC1 100 मिली वोल्ट था, 10 मिली वोल्ट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, कैपेसिटर C1 जो है ना वो अपना 10 मिली वोल्ट वोल्टेज दे रहा है C2 को। तो क्या हो रहा है, सॉरी, डेल्टा VC2 10 मिली वोल्ट है, तो C1 अपना जो 100 मिली वोल्ट है वो ट्रांसफर कर रहा है, चार्ज जो है आपका उसका जो भी एक्वायर किया है उसने वो चार्ज ट्रांसफर इसको C2 को। चार्ज बैलेंस रहना चाहिए हमेशा, तो जितना चार्ज ये लॉस्ट कर रहा है उतना चार्ज ये गेन कर रहा है। चूंकि कैपेसिटर्स की वैल्यू अलग अलग है, एक 1 नैनोफैराड है, एक 10 नैनोफैराड है, तो डेफिनेटली दोनों के वोल्टेज अलग होंगे। तो वो 100 मिली वोल्ट रख रहा है, वो 100 मिली वोल्ट जब ट्रांसफर कर रहा है तो C2 के वोल्टेज में चेंज कितना आ रहा है, 10 मिली वोल्ट का चेंज आ रहा है, तो 10 मिली वोल्ट आ गया। दैट इज इन ईच साइकिल C1 विल ट्रांसफर 10 मिली वोल्ट टू C2। C1 10 मिली वोल्ट दे रहा है C2 को, या C2 के वोल्टेज में 10 मिली वोल्ट का चेंज आ रहा है। नो डाउट C1 का वोल्टेज 100 मिली वोल्ट है, वो 100 मिली वोल्ट 0 में कन्वर्ट हो जा रहा है और C2 को 10 मिली वोल्ट का चेंज मिल जा रहा है। वोल्टेज अलग अलग क्यों है, वोल्टेज कंजर्वेशन की बात मत करना कभी भी, चार्ज के कंजर्वेशन की बात होती है हमेशा, वोल्टेज कंजर्वेशन वाली बात नहीं हो रही है। तो ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि C1 का जो वोल्टेज है वो 100 मिली वोल्ट है, लेकिन उसका चार्ज कितना है, उतना ही है जितना C2 ने चार्ज उसका खींच लिया या ले लिया। तो C1 जितना चार्ज दे रहा है C2 उतना चार्ज ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर है बात? तुम्हारा चल रहा है, चूंकि उन कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग अलग है इसलिए वोल्टेज अलग अलग है, एक 100 मिली वोल्ट तो दूसरा 10 मिली वोल्ट ले रहा है। दैट इज इन ईच साइकिल, ईच साइकिल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 0 से 0.5 में C1 Vin के थ्रू चार्ज हो रहा है और फिर 0.5 से 1 मिली सेकेंड में सेकेंड पोजीशन पे आने की वजह से वो C2 के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है। इसका मतलब ईच साइकिल हो गई 0 से 1 मिली सेकेंड, 0 से लेकर पूरा 1 मिली सेकेंड तक कंसीडर करूं तो उसमें C1 चार्ज हो रहा है फिर डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है फिर डिस्चार्ज हो रहा है। तो 1 मिली सेकेंड में हो क्या रहा है कि C1 अपना चार्ज ट्रांसफर कर रहा है C2 को, और C2 के वोल्टेज में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 मिली वोल्ट का डिफरेंस आता है। तो भाषा में मत जाना, समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझा रहा हूं, ठीक है। दैट इज इन 20 मिली सेकेंड हमें निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि आफ्टर t इक्वल टू 20 मिली सेकेंड व्हाट इज द आंसर ऑफ V0। सो दैट इज देयरफॉर इन 20 मिली सेकेंड C1 विल ट्रांसफर कितना, हर साइकिल को 10 मिली वोल्ट ट्रांसफर कर रहा है वोल्टेज, तो 10 मिली वोल्ट ट्रांसफर कर रहा है किसको, C2 को। तो 1 मिली सेकेंड में 10 मिली वोल्ट है, तो 20 मिली सेकेंड में 20 इंटू 10 दैट इज 200 मिली वोल्ट, 200 मिली वोल्ट वोल्टेज ट्रांसफर हो जाएगा। तो हर 1 मिली सेकेंड में 10 मिली वोल्ट, 2 मिली सेकेंड में 20 मिली वोल्ट, 3 मिली सेकेंड में 30 मिली वोल्ट, 10 मिली सेकेंड में 100 मिली वोल्ट, तो 20 मिली सेकेंड में 200 मिली वोल्ट। इसलिए अब BC2 क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, ये कैपेसिटर C2 है, चार्ज देखो कैसे ट्रांसफर हो रहा है,
चार्ज जब ऐसे ट्रांसफर हो रहा है इसको, तो यहां प्लस यहां माइनस आ रहा है, लेकिन C2 का इनिशियल वोल्टेज भी था, कैसा था वो डिफरेंट पोलैरिटी का था, यहां प्लस यहां माइनस। इसका मतलब फाइनली जो C2 20 मिली सेकेंड के बाद चार्ज एक्वायर कर लेगा, वो चार्ज और उसका इनिशियल चार्ज के बीच में पोलैरिटी डिफरेंट है। इसका मतलब क्या, मैंने यहां पर डायग्राम बना के भी दिखाया कि Vc2 अब जो चार्ज हो रहा है C1 के थ्रू, वो इस डायरेक्शन में चार्ज हो रहा है थ्रू C1। इनिशियली उसका प्लस माइनस करके 100 मिली वोल्ट इनिशियल था। इसका मतलब Vc2 के अक्रॉस जो फाइनल वोल्टेज आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, वाट एवर द फाइनल वोल्टेज माइनस 100 मिली वोल्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इनिशियल वो 100 मिली वोल्ट रखा था, यहां बोलो माइनस 100 मिली वोल्ट रखा था। अकॉर्डिंग टू प्लस, ये ब्लैक कलर की पोलैरिटी, अगर इसको प्लस इसको माइनस कंसीडर कर रहा हूं, तो इनिशियल वोल्टेज Vc2 कितना था, माइनस 100 मिली वोल्ट एक तरीके से। तो Vc2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 मिली सेकेंड, तो 20 मिली सेकेंड के बाद 200 मिली वोल्ट इज द एक्चुअल वैल्यू जो C1 के थ्रू ट्रांसफर होकर आई है। C1 ने 200 मिली वोल्ट दे दिया है, ईच साइकिल में 10 मिली वोल्ट 10 मिली वोल्ट, 20 साइकिल्स में 20 मिली वोल्ट दे दिया, सॉरी 20 मिली सेकेंड या 20 साइकिल में 200 मिली वोल्ट दे दिया। 200 मिली वोल्ट माइनस इनिशियल वाला 100 मिली वोल्ट, क्योंकि दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट है, फाइनली कितना आ गया 100 मिली वोल्ट एट 20 मिली सेकेंड। सो 100 मिली वोल्ट इज द कैपेसिटर वोल्टेज Vc2। अब Vc2 100 मिली वोल्ट है, इस ब्लैक वाले की पोलैरिटी कैसी है, यहां प्लस यहां माइनस, और यहां पर ये किससे कनेक्टेड है, वर्चुअल ग्राउंड से। तो V0 क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, यहां पर V0 लिखा हुआ है। V0 क्या है, ये वर्चुअल ग्राउंड 0 माइनस Vc2, V0 इक्वल टू 0 माइनस Vc2, दैट इज माइनस 100 मिली वोल्ट। तो मॉड ऑफ V0 पूछा था क्वेश्चन में, 100 मिली वोल्ट इज द आंसर। तो इसका आंसर आ गया 100 मिली वोल्ट। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, कंक्लूजन ये है कि इस क्वेश्चन में अगर मैं वापस जाऊं तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा, इस क्वेश्चन में हो रहा है, यहां पर दिखाऊं तो इनिशियली इसका वोल्टेज गिवन है 100 मिली वोल्ट, V0 इनिशियली 100 मिली वोल्ट है। कैपेसिटर जो C1 है वो हर हाफ साइकिल में ये कंट्रोल सिग्नल की हाफ साइकिल में वो इनपुट 100 मिली वोल्ट से बार बार चार्ज होता है, और अपना 100 मिली वोल्ट वाला जो वोल्टेज है वो C2 को ट्रांसफर कर रहा होता है। बट ये भले ही 100 मिली वोल्ट है, लेकिन C2 पर वोल्टेज का चेंज 10 मिली वोल्ट ही आता है, क्योंकि C1 C2 बराबर नहीं है। अगर C1 C2 इक्वल वैल्यू के कैपेसिटर होते तो ये 100 मिली वोल्ट है, तो 100 मिली वोल्ट ही इसके ऊपर आता है, लेकिन चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। चार्ज जो भी इसका रहा होगा वही चार्ज इसने इसको ट्रांसफर किया होगा। क्लियर है बात, स्विच आइडियल के बनते क्वेश्चन में। तो ठीक है, ये था। अगर मैं V0 की वेवफॉर्म बनाना चाहूं तो V0 की वेवफॉर्म कैसे बनाएंगे, लॉजिकली सोचो। इनिशियली V0 कितना चल रहा है, 100 मिली वोल्ट। कब तक 100 मिली वोल्ट चलेगा सर, 100 मिली वोल्ट V0 तब तक चलेगा जब तक कि C1 अपना वोल्टेज डिस्चार्ज ना करे। तो हो क्या रहा है देखते हैं, वेवफॉर्म बनाओ। 0 से पहले भी, t लेस देन 0 पर भी Vc2 या V0 की बात करूं, दोनों 100 मिली वोल्ट है। 0 से लेकर 0.5 में भी 100 मिली वोल्ट ही रहेंगे, क्योंकि 0 से लेकर 0.5 में C1 जो कैपेसिटर है वो इनपुट Vin से कनेक्टेड है, और सेकंड नंबर का जो नोड है, 2 नंबर का नोड, और उसके बाद जो सर्किट है वो पूरा का पूरा इनपुट से आइसोलेटेड है या C1 से आइसोलेटेड है। मतलब आपके आउटपुट पर या Vc2 पर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है 0 से लेकर 0.5 में। तो 0 से लेकर 0.5 क्या, मैं 0 से पहले की बात भी कहूं तब भी वो 100 था, तो 100 100 100 100। 0.5 प्लस पर क्या हुआ, जैसे t इक्वल टू 0.5 प्लस पर मेरा जो कंट्रोल सिग्नल है, कंट्रोल सिग्नल जैसे ही मेरा लो हुआ, C1 कनेक्टेड हो गया सेकंड पोजीशन से। जैसे सेकंड पोजीशन पर कनेक्ट हुआ, C1 ने अपना इनिशियल जो भी वोल्टेज एक्वायर किया था, जो भी चार्ज एक्वायर किया था, उसकी वजह से उसने ट्रांसफर किया नेट चार्ज किसको, C2 को। तो C2 के वोल्टेज में 10 मिली वोल्ट का डिफरेंस आने वाला है। इनिशियली 100 मिली वोल्ट था, हर साइकिल में 10 मिली वोल्ट उसको सब्ट्रैक्शन मिल रहा है। क्यों सब्ट्रैक्शन बोल रहा हूं, देखो ध्यान से, क्योंकि पोलैरिटी अलग अलग है। इनिशियल वोल्टेज ऐसा है और ऐसा आ रहा है, हर साइकिल में यहां पर प्लस माइनस करके 10 आ रहा है, तो माइनस 100 प्लस 10 उनका डिफरेंस चल रहा है, तो 10 माइनस 100 ऐसे चल रहा है आपका डेफिनेटली। तो इस टाइप से Vc2 चल रहा है, लेकिन मैं V0 की बात कर रहा हूं। V0 क्या है आपका, V0 का आंसर है 0 माइनस Vc2, तो V0 इक्वल टू माइनस Vc2 है, तो V0 की वेवफॉर्म बना रहा हूं मैं। और मुझे पता है कि C2 जो कैपेसिटर है वो हर बार 10 मिली वोल्ट से डिफरेंस होता चला जा रहा है। इनिशियली उसका कैपेसिटर का वोल्टेज अगर मैं ऐसे मानूं प्लस माइनस करके, तो वो इनिशियली माइनस 100 मिली वोल्ट था, फिर हर साइकिल के बाद माइनस 100 से माइनस 90 हो रहा होगा, माइनस 90 से माइनस 80, माइनस 80 से माइनस 70, माइनस 70 से माइनस 60, माइनस 40, माइनस 30, माइनस 20, माइनस 10, फिर 0, फिर प्लस 10, प्लस 20, इस टाइप से चल रहा है इस सर्किट के अंदर। क्लियर है बात, ठीक है। तो मैं V0 की वेवफॉर्म बनाऊं तो इनिशियली 100 है, फिर एक साइकिल आई आपकी, एक साइकिल कंप्लीट हुई, तो 0.5 से 1 के बीच में क्या हुआ, C1 ने चार्ज ट्रांसफर किया C2 को, C2 का वोल्टेज कितना हो गया, पहले इनिशियली माइनस 100 था, फिर माइनस 90 हो गया।
बी नॉट क्या है, बी नॉट इक्वल टू माइनस बी सी टू है, तो बी नॉट कितना हो गया 100, 90, 90 के बाद 80, 80 के बाद 70, 70 का 60, सो ऑन चलेगा। अब इसको समझते हैं इस वेव फॉर्म को। 0 से 0.5 में होल्ड क्यों चल रहा है आपका आउटपुट, आउटपुट इसलिए होल्ड है क्योंकि C1 वाला जो कैपेसिटर है वो बीन से कनेक्टेड है, इनपुट साइड कनेक्टेड है, ना कि सर्किट से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर 0.5 के साथ कनेक्ट हुआ तो इंस्टेंटेनियसली 100 से कितना आ गया आउटपुट वोल्टेज, 90 आ गया। कैपेसिटर वोल्टेज मेरा इंस्टेंटेनियसली कितना आ गया, -100 से -90 आ गया, क्योंकि बी नॉट जो है ना आपका वो -BC2 के बराबर है, ऐसे बोल सकते हो, -BC2 के बराबर है। क्लियर है बात की नहीं है, ठीक है, ऐसा सोचा करो, हल किया तो डेफिनेटली देखो, तो ये आपका 100, ये 90, अब 90 90 90 90 90, ठीक है। तो यहां पर चेंज हुआ है इस पॉइंट पर, चेंज का मतलब है इस पॉइंट पर, ठीक है। अब देखो ये 90 90 0.5 से 1 में 90 ही क्यों चल रहा है, फिक्स क्यों है, 0.5 पर इंस्टेंटेनियसली चेंज हो गया, वो इंस्टेंटेनियसली अपना चार्ज दे रहा है, इंस्टेंटेनियसली चार्ज दे रहा है, तो वो 100 से आउटपुट 90 आ गया, ये कैपेसिटर वोल्टेज -100 से -90 हो गया। अब वो उस पर ही फिक्स रहेगा, क्यों, क्योंकि C1 के पास अब कोई वोल्टेज है ही नहीं, कोई चार्ज है ही नहीं, तो कहां से चार्ज आएगा C2 के पास, तो C2 का वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज भी नॉट फिक्स हो गया कितने पर, 90 90 पर। अब 1 से लेकर 1.5, 1 से लेकर 1.5 में क्या हो रहा होगा, अगेन ये होल्ड ही रखेगा, क्यों होल्ड रखेगा, क्योंकि ड्यूरेशन में अगेन मेरा C1 भीन से कनेक्टेड है और मेरा आउटपुट सर्किट है, आउटपुट सर्किट मेरा आइसोलेटेड है, किससे, भीन से, कैपेसिटर C1 से आइसोलेटेड है। इसका मतलब ये अपनी इनिशियल वैल्यू पर ही फिक्स रहेगा, तो वही इनिशियल वैल्यू पर फिक्स रहा, इनिशियल वैल्यू 90 है, 90 है, फिक्स रहा। फिर अगेन यहां पर क्या हुआ, इस पॉइंट पर अगेन चेंज हुआ, 90 से 80 हो गया, क्यों 80 हो गया, क्योंकि कैपेसिटर का वोल्टेज हर साइकिल में 10 मिली वोल्ट से चेंज हो रहा है, तो यही सिलसिला चलता आ रहा है। इसका मतलब मैंने मेंशन किया हर 1 मिली सेकेंड टाइम में, 1 साइकिल ऑफ द कंट्रोल सिग्नल में आउटपुट मेरा या कैपेसिटर वोल्टेज 10 मिली वोल्ट से चेंज हो रहा है। इसका मतलब मैंने लिखा V नॉट एट टी इक्वल 20 मिली सेकेंड कितना होगा, इनिशियली V नॉट मेरा 100 मिली वोल्ट है, कैपेसिटर वोल्टेज -100 मिली वोल्ट है, 100 मिली वोल्ट माइनस हर साइकिल में 10 मिली वोल्ट, और 20 साइकिल्स हैं, 20 मिली सेकेंड में 20 साइकिल, 20 इंटू 10 दैट इज माइनस के 200 एंड प्लस के 100 का डिफरेंस -100 मिली वोल्ट। क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछा था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ V नॉट इक्वल टू 100 मिली वोल्ट। क्वेश्चन का आंसर आ गया 100। ये गेट का क्वेश्चन था जिसमें उसने आंसर की रेंज दी थी 99 से 101 और आंसर आपका आ गया 100 मिली वोल्ट। सो दिस इज द वे बाय विच वी कैन कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें इंस्टेंटेनियसली आपके कैपेसिटर की चार्जिंग की वैल्यू कंसीडर की है बिकॉज ऑफ द वाइलेशन ऑफ द वर्चुअल शॉर्ट, ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। तो ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन था, लेकिन मैं इस सॉल्यूशन से उतना ज्यादा मतलब वो नहीं हूं, क्यों नहीं हूं, क्योंकि ये जस्ट एक क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन से हमारा ठीक है आंसर कर लिया हमने, लेकिन मैं इसी को एक बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा जो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल वे, क्योंकि आपका आइडियल ओप एम्प और ये आइडियल स्विच की बात करें, चलो आइडियल ओप एम्प तो आप फिर भी कंसीडर कर लो, आइडियल स्विच तो होते ही नहीं है बिल्कुल भी। आइडियल स्विच इसलिए नहीं होते क्योंकि कुछ ना कोई भी स्विच बनाओ उसका कुछ ना कुछ लीकेज करंट होगा या कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, मैं बोलूं उसका, ठीक है। चलो, तो मैं वही बात करने वाला हूं। तो अब मैं एक कॉन्सेप्ट की बात करने वाला हूं, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना और ये आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देगा और आपको बहुत मजा आएगा और इसके बारे में मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। अब देखना ध्यान से कि मान लो ये मेरा एक कैपेसिटर है C, यहां पर मेरा एक वोल्टेज है इस नोड VA पर, VA वोल्टेज है मेरा, इसको नोड A बोल दिया, इसको नोड B बोल दिया, यहां वोल्टेज VA है, यहां वोल्टेज VB है। ये मेरे दो स्विच हैं, है ना, phi 1 phi 2 मेरी क्या है, क्लॉक, क्लॉक मतलब वही कंट्रोल सिग्नल जो इन स्विच को कंट्रोल कर रहा है, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज। ये एक मॉसफेट हो सकते हैं, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मैं आगे, ठीक है। तो ये जो मेरे 5 phi 2 है, अब यहां पर सर्किट में क्या हो रहा है कि ये C जो है ना कुछ टाइम के लिए इस BA से कनेक्टेड है और चार्ज हो रहा है, फिर ये स्विच ऑफ हो जाता है, ये स्विच ऑन हो जाता है और फिर ये BB से कनेक्ट हो जाता है और अपने चार्ज को ट्रांसफर कर रहा होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये चल रहा होगा आपका, ठीक है सर। इसका मतलब ये मैं बोलना चाहता हूं कि ये phi 1 और phi 2 एक अल्टरनेटिंग टाइप की एक वेवफॉर्म होंगी जो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट होंगी। कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब है, इन्हीं को बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग क्लॉक। तो phi 1 phi 2 नॉन ओवरलैपिंग है, इसका मतलब क्या है, जब phi 1 मेरी हाई है, हाई का मतलब मैं बोल सकता हूं क्लोज स्विच, लो का मतलब मैं मान सकता हूं ओपन स्विच। तो जब ये क्लोज है तो ये ओपन है और जब ये क्लोज है तो ये ओपन है। तो मैंने मान लो ये टाइम पीरियड टी की एक वेवफॉर्म बना दी, स्क्वायर वेव, जो हाई लो हाई लो हाई लो जा रही है। हाई का मतलब स्विच क्लोज, लो का मतलब स्विच ओपन। तो यहां पर स्विच phi 1 या स्विच 1 क्लोज है और यहां पर स्विच 2 जो है आपका इस पोर्शन में ओपन है। फिर जैसे ही मेरा ये स्विच 1
क्लोज है, स्विच 1 ओपन है, क्लोज है, ओपन है, सेम में मेरा फाई 2 की वेव फॉर्म बनाई, फाई 2 की वेव फॉर्म क्या होनी चाहिए, इससे नॉन ओवरलैपिंग होनी चाहिए, और मैं दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रख रहा हूं। सपोज इसका टाइम पीरियड टी है तो फ्रीक्वेंसी 1/t है, इस क्लॉक की सेम फ्रीक्वेंसी मुझे इसकी रखनी है, सेम फ्रीक्वेंसी वाले, सेम फ्रीक्वेंसी फाई 1 फाई 2 की, इसीलिए हम बोल रहे हैं सेम फ्रीक्वेंसी बट नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है दोनों ओवरलैप नहीं कर रही है, देखो ओवरलैप नहीं कर रही है, जब ये हाई है तो ये लो चल रही है, अब ये लो है। अब इस ड्यूरेशन में मैंने क्यों शिफ्ट रखा है, थोड़ा चाहता तो मैं यहां से बना लेता, थोड़ा डिले इसलिए रख रहे हैं सो दैट कभी धोखे से भी अगर इन वेव फॉर्म में कोई शिफ्ट आ जाए तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैंने इसमें हमेशा गैप रखा जाता है थोड़ा सा। अब इस गैप से क्या होगा, इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, दोनों स्विच आपके ऑफ चल रहे होंगे, दोनों स्विच ऑफ है, कैपेसिटर मस्ट आराम से होल्ड पर बना हुआ है। होल्ड पर मतलब समझने की कोशिश करो, जब ये वाला स्विच क्लोज होगा कैपेसिटर सी VA से चार्ज हो जाएगा, VA अमाउंट ऑफ वोल्टेज से, और Q इक्वल टू C इंटू VA नाम का वोल्टेज एक्वायर कर लेगा। यहां तक इस ड्यूरेशन में, यहां से यहां तक आ गया, मैं समझाने के लिए कर लेता हूं, यहां से यहां तक कैपेसिटर चार्ज हो गया C अपना। अब यहां से बाद यहां पर क्या होगा, स्विच फाई 1 क्लोज है, स्विच फाई 2 भी आपका क्लोज सॉरी ओपन है, फाई 1 भी ओपन, फाई 2 भी ओपन, कैपेसिटर बोलेगा मैं Q इंटू VA पर फिक्स हूं, Q इंटू VA पर फिक्स हूं, फिक्स हूं, फिक्स हूं। उसके बाद क्या होगा, अब ये वाला तो स्विच आपका ओपन है, ये वाला ओपन, अब ये वाला स्विच आपका क्लोज हो गया, जैसे स्विच क्लोज हुआ अब कैपेसिटर बोलेगा मुझे इस VB के थ्रू चार्ज होना है, मेरे को वोल्टेज QVB बनाना है। जैसे वो अपना वोल्टेज QVB बनाएगा, इसका मतलब इनिशियली पहले QVA था, अब फाइनली QVB होने वाला है, मतलब Q इंटू VA माइनस VB, ये जो डिफरेंस है चार्ज का, ये नेट चार्ज आपका ट्रांसफर हो रहा होगा A से B। नोड ए से नोड बी के बीच में नेट चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा होगा वो हो रहा होगा Q इक्वल टू C इंटू VA माइनस BB, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि इनिशियल Q इक्वल टू C इंटू VA पर है कैपेसिटर, फाइनली उसको जाना है C इंटू VB पर, तो चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ, पहले चार्ज था अब चार्ज कितना, उन दोनों का डिफरेंस, यही चार्ज का ट्रांसफर हुआ आपका नोड ए से नोड बी के बीच में। तो ये मेरे समझाने का मतलब था, इसका मतलब ये दोनों क्लॉक आपकी नॉन ओवरलैपिंग है, ओह सॉरी ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग। अब मैं बात करना चाहता हूं, ये नॉन ओवरलैपिंग है, ये जो सर्किट दिख रहा है, इस सर्किट में मैं इतने इतने पोर्शन की बात करूं, अगर फाई 1 फाई 2 और ये कैपेसिटर C, मैं बोलना चाहता हूं कि ये VA है और ये A है, ये VB है और ये B है, इन दोनों के बीच में ये कैपेसिटर और फाई 1 फाई 2, वेयर फाई 1 फाई 2 आर टू क्लॉक्स जो कि प्रैक्टिकली आपकी मॉसफेट वगैरह के थ्रू बनी होंगी, तो डेफिनेटली मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं एक रेजिस्टेंस R से। सर ये कैसे पागलपन की बात है, देखो बताऊंगा मैं, ये इक्विवेलेंट है इस रेजिस्टेंस R के, हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसकी मैं एप्लीकेशन ही बताऊंगा, इससे क्या एप्लीकेशन होती है कि एक रेजिस्टेंस R को मैं रिप्लेस कर सकता हूं एक कैपेसिटर और दो स्विच के थ्रू। देखते हैं, अब अगर ये इसके इक्विवेलेंट है तो मैं देखना चाहता हूं कि R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो दैट दीज टू सर्किट्स आर वेरी मच इक्विवेलेंट। मैं एग्जैक्टली हर वे में इक्विवेलेंट नहीं बोला, जस्ट फॉर सम पर्पस ए इक्विवेलेंट है कि नहीं। दिस इज द वन ऑफ द वे बाय विच इन द इंटीग्रेटेड सर्किट वी कैन इम्यूलेट अ रजिस्टर, विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर। इसका मतलब ये होता है कि हम इंटीग्रेट सर्किट में कोई भी सर्किट बना रहे होते हैं, हम चाहते हैं वहां पर कि हम रेजिस्टेंस को यूज ना करें, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आईसीस फैब्रिकेशन में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा एरिया एक्वायर करते हैं कंपेयर टू फैब्रिकेशन ऑफ मॉसफेट्स एंड कैपेसिटर्स। सो हम चाहते हैं कि कहीं पर भी रेजिस्टेंस है ना आपका, जैसे कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है आपका, वहां पर दो रेजिस्टेंस R1 R2 लगे होते हैं आपके, तो आप क्या चाहोगे, अगर आपको पूरा ओपैम्प और साथ में R2 R1 का जो फीडबैक नेटवर्क है आपका एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, और आप चाहते हो कि उन रेजिस्टेंस की जगह मैं कैपेसिटर यूज कर लूं और फिर भी मेरा सर्किट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह काम करे, कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर सकते हैं C फाई 1 फाई 2 से, मैं बताऊंगा अभी आगे चल के। तो चलो वापस लौट के आते हैं, तो वापस लौट के आऊं तो इस सर्किट को देखूं मैं, तो इस सर्किट में क्या हो रहा है, जब फाई 1 क्लोज है तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है VA के थ्रू, जैसे फाई 2 क्लोज हो रहा है तो कैपेसिटर अपना वोल्टेज को डिस्चार्ज कर रहा है, चेंज कर रहा है और QVB पर पहुंच जा रहा है आपका, ठीक है सर। इसका मतलब चार्ज ट्रांसफर की बात करूं मैं, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम नोड ए टू नोड बी, कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा, डेफिनेटली Q इक्वल टू C ब्रैकेट VA माइनस BB, ओबियसली है C ब्रैकेट VA माइनस BB, क्योंकि इनिशियली C VA पर है कैपेसिटर, फाइनली उसको C VB पर जाना है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही तो चार्ज उसने क्या किया आपका, ट्रांसफर किया फ्रॉम नोड ए टू नोड बी, ठीक है। अब ये चार्ज ट्रांसफर हो गया, अब मैं बात करूं ये चार्ज है आपका, ये चार्ज ट्रांसफर कब से कब हो रहा होगा, कब हो रहा होगा, जब ये क्लोज हो, फिर ये क्लोज हो जाए, ये ओपन हो, मतलब एक टाइम पीरियड T में ऐसा हो रहा होगा ना, क्योंकि 0 से इस टाइम में आपका फाई 1 ऑन है, ये स्विच क्लोज है,
कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, फिर यहां से यहां तक की बात करूं कैपेसिटर होल्ड कर रहा है अपने वोल्टेज को, फिर यहां से यहां तक बात करूं फाई 2 आपका क्लोज हो गया, तो कैपेसिटर आपका क्यू वीबी से चार्ज होने वाला है, क्यू वीबी पर पहुंचना चाहता है वो अपने वोल्टेज को, तो क्यू इंटू वी ए उसका इनिशियल था, क्यू वीबी पर जाना चाहता है, क्यू वी ए माइनस क्यू वीबी करके जो डिफरेंस है, सॉरी सी इंटू वी ए माइनस सी इंटू वीबी जो डिफरेंस है वही तो नेट चार्ज ट्रांसफर हुआ आपका। सो मीनिंग इज दैट इस ड्यूरेशन में बात करूं मैं तो इस ड्यूरेशन 5 आप देखते हैं तो 5 आपका क्लोज है और क्लोज है, उसके बाद फिर से कैपेसिटर होल्ड करेगा और टाइम टी पर आ जाएंगे, टी के बाद फिर अगेन कैपेसिटर वीए से चार्ज होगा, वीए के थ्रू वोल्टेज एक्वायर करेगा एंड सो ऑन ये एक सिलसिला जारी रहेगा आपका डेफिनेटली। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा चार्ज ट्रांसफर पता लग गया मेरे को क्यू इक्वल टू सी भी से सी इंटू बी ए माइनस बी बी, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, एवरेज करंट की बात करूं तो अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है आपका, डेफिनेटली तो करंट भी होगी। एवरेज करंट क्या हो सकती है, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो एवरेज करंट फ्लोइंग फ्रॉम नोड ए टू नोड बी या बी ए से बीबी के बीच में फ्लो हो रही है वो कितनी होगी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल टू एस सी ब्रैकेट बी ए माइनस बी बी डिवाइड बाई टी। अब यहां पर देखो अगर ये सर्किट इस सर्किट के बराबर है तो मैंने बात की ये वी ए बी बी है, तो यहां पर जो करंट आई होगी वो कितनी होगी, बी ए माइनस बी बी अपॉन आर। इसका मतलब यहां पर कोई भी करंट है आई वो क्या होगी, बी ए माइनस बी बी अपॉन यहां का इंपीडेंस, वो इंपीडेंस ही तो आर बनाया है मैंने। ठीक है सर, तो वही लिख दिया मैंने आई इक्वल टू बी ए माइनस बी बी अपॉन आर। अगर इन दोनों को बराबर करूं तो आर इक्वल टू क्या आ गया, आर इक्वल टू आएगा टी बाई सी, टी बाई सी का मतलब 1 अपॉन टी इक्वल टू क्या होता है टाइम, टाइम इज द टाइम पीरियड ऑफ द क्लॉक, तो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी बेटा 1 अपॉन टाइम पीरियड है, तो मैं आर इक्वल टू क्या ले सकता हूं, आर इक्वल टू 1 अपॉन सी एफ एस। अरे कुछ नहीं है यार, अभी भी वही चीज है, सिंपल इसको रिमेंबर भी रख सकते हैं, आर इक्वल टू 1 अपॉन सी एफ ही तो होता है, या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन आरसी होता है कि नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन आरसी, यस और नो, टाइम कांस्टेंट, ओके वही टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू आरसी 1 अपॉन एफसी, टी इक्वल टू आरसी चल रहा है, टाइम कांस्टेंट इक्वल टू आरसी। इस टाइप से मतलब थोड़ा आप एक फीलिंग्स जनरेट कर सकते हैं कि टी और आरसी में रिलेशन क्या होता है, टाइम और आरसी में टाइम इक्वल टू आर इंटू सी का प्रोडक्ट होता है। सो अगेन सो आर इक्वल टू 1 अपॉन सी इंटू एफसी। ठीक है, चलो इसका मतलब एक रेजिस्टेंस जो होगा वो कैपेसिटर और इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा होगा 5 और 5 की। ठीक है सर, अच्छी बात है। इसका मतलब हम वापस चलते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बात करूं मैं तो ये क्वेश्चन वही था, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर बात करें मैं तो यहां पर जो स्विच को मेरा कंट्रोल कर रहा है, अब ये वही फीलिंग है, सॉरी ये सेम नहीं दिख रहा मुझे, अरे इसको सेम देख, ये कैसा लगा हुआ है, एक कैपेसिटर, कैपेसिटर के बाद यहां पर एक स्विच है एक तरीके से और ये स्विच है, ऐसे दो स्विच बना सकता हूं मैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, कभी मेरा ये कैपेसिटर इस भीन से कनेक्ट हो जा रहा है, कभी मेरा कैपेसिटर इधर इसके थ्रू इससे कनेक्ट हो जा रहा है, ये नोड मेरा ए है, ये नोड मेरा बी है। तो कैपेसिटर क्या कर रहा है, पहले नोड ए से कनेक्टेड है इधर, फिर नोड बी से कनेक्टेड, नोड ए नोड बी नोड ए नोड बी। ओ हो सर, फिर तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको इक्विवेलेंट कर सकता हूं भीन की जगह, सर भीन ये नोड 1 और 2 दैट इज नोड बी ए और बीबी के बीच में मैं आर से रिप्लेस कर सकता हूं। इसका मतलब ये वाले पोर्शन को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया बेटा, एक रेजिस्टेंस आर से, और सी की जगह सी लगा हुआ है C2 जो इसका इनिशियल वोल्टेज 0.1 है क्वेश्चन में, या 100 मिली वोल्ट है, आपको बी नॉट निकालना था कितने पर, 20 मिली सेकेंड। बस तो अगेन चलता हूं, फ्रीक्वेंसी की बनती है इस सिग्नल की, स्विच की फ्रीक्वेंसी, स्विच जिस फ्रीक्वेंसी से 1 और 2 के बीच में चल रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी की बनती है 1 किलो हर्ट्ज, तो आर इक्वल टू 1 अपॉन एफ सी पड़ा मेरा, कि आर किस वैल्यू का रेजिस्टेंस से रिप्लेस करूं मैं, इस कैपेसिटर और दो स्विच को मैं, दो स्विच मत सोचो, इसको सोचो कि कैपेसिटर मेरा दो जगह का टॉगल कर रहा हूं, स्विच पोजीशन 1 पोजीशन 2 पोजीशन 1 पोजीशन 2 पोजीशन 1 पोजीशन 2, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में जाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो पता है, तो आर इक्वल टू क्या ले सकता हूं 1 अपॉन एफ सी। ये देखो मैंने बहुत बेहतरीन चीज दिखा दी मैंने आपको, इसके थ्रू आप बहुत सारी चीजों में इसको यूज कर सकते हो जहां पर चाहो तो। ठीक है, तो R इक्वल टू 1 अपॉन एफ सी, 1 अपॉन एफ, एफ 1 किलो हर्ट्ज 10 टू पावर 3 एंड C इज गिवन, C इज इक्वल टू 1 नैनो फैराड 10 टू पावर -9, सॉल्व करूंगा 10 टू पावर 6 ओम आएगा, दैट इज 1 मेगा ओम। इस डिब्बे में बाद में आएंगे, अब यहां पर चलते हैं। 1 मेगा ओम का रजिस्टर है, V नॉट क्या होगा, ये तो इंटीग्रेटर है सर आपका, एक तरीके से कैपेसिटर लगा है, आर लगा हुआ है, आइडियल ओप एम्प है, V नॉट इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के 1 अपॉन आर सी इंटीग्रेशन ऑफ V इन dt। सो 1 अपॉन आर सी इंटीग्रेशन ऑफ V इन dt, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी 0 से टाइम t। थोड़ा फोकस के साथ सुनना है इस चीज को, कॉन्सेप्ट वही है उसका, बिना उस कॉन्सेप्ट के पते हुए आप इसको फीलिंग से जनरेट नहीं कर पाएंगे, मैं इस तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना, देखते हैं ध्यान से। तो माइनस के 1 अपॉन आर सी, आर की 10 पावर 6 मेगा ओम है, 10 पावर 6 ओम है तो 1 मेगा ओम है, इनटू C2, C2 की वैल्यू 10 नैनो फैराड है, इनटू B इन
कांस्टेंट वोल्टेज 100 मिली वोल्ट का, तो Vn को बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t आएगा। प्लस के 100 मिली वोल्ट क्यों चल रहा है? प्लस के 100 मिली वोल्ट V नॉट का इसलिए आ रहा है बिकॉज इनिशियल वोल्टेज ऑफ द V नॉट इज 100 मिली वोल्ट, जो हमारे पास पता हुआ है, ठीक है। सो 100 मिली वोल्ट इनिशियल वैल्यू है और प्लस में इंटीग्रेशन में माइनस के 1/RC इंटीग्रेशन ऑफ Vn dt ये चल रहा है, ठीक है। सॉल्व किया मैंने तो V नॉट इक्वल टू, यहाँ सॉल्व किया, ये माइनस के 100 इंटू Vn इंटू टी प्लस 100 मिली वोल्ट, V नॉट इक्वल टू माइनस के 100, Vn की वैल्यू 100 मिली वोल्ट इंटू टी प्लस 100 मिली वोल्ट, V नॉट इक्वल टू माइनस के 10t, क्योंकि 100 इंटू 100 10⁻⁴, मिली का मतलब 10⁻⁻3, तो माइनस के 10t प्लस 100 मिली वोल्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा था कि V नॉट निकालो एट 20 मिली सेकेंड, तो V नॉट एट 20 मिली सेकेंड इज इक्वल टू, t की जगह 20 मिली सेकेंड रखूं तो 20 इंटू 10 200 मिली वोल्ट, दैट इज माइनस 200 मिली वोल्ट प्लस 100 मिली वोल्ट, आंसर इज माइनस 100 मिली वोल्ट, सो मॉड ऑफ V नॉट इज 100 मिली वोल्ट, दैट इज द आंसर। नाउ द क्वेश्चन इज, इसके बारे में ये सोचना है कि ये कब कब वैलिड है, खुद सोचो। अब ये इक्वेशन अगर आपने हर टाइम टी पर लगा दी तो आप क्या क्या गलती कर जाओगे? ये सॉल्व कर दिया मैंने बहुत क्लेवर तरीके से, ठीक है। आप गलती क्या कर जाओगे? और एक और चीज, किसी को लग रहा होगा कि वर्चुअल शॉर्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, पिछले वाले केस में तो देखो आर लगने के बाद अपने आप तुरंत दिख रहा है कि वर्चुअल शॉर्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। मान लो किसी को लग रहा हो वहां पर कि सर C1 मेरा 100 मिली वोल्ट से चार्ज था इनिशियली, और जैसे ही मेरा स्विच सेकंड पोजीशन पर आया तो सर ग्राउंड है और 100 मिली वोल्ट है, वायलेशन ऑफ केवीएल। नहीं, पागलपन की बात है, नॉलेज इज ऑलवेज इनफाइनाइट, पागलपन नहीं किया करो, कहीं ना कहीं आप कुछ मिस कर होते हैं, शायद वो आपको आज नहीं पता हो और कल जाके जब बड़े हो जाओ तो पता चले। तो ध्यान ध्यान देखो, यहाँ से अगर मैंने ये मेथड नहीं बताया होता तो वहां पे आप सोच सकते थे ऐसे 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 कैसे हो गया, इंस्टेंटेनियसली तो कोई चीज होती नहीं है इस दुनिया में, ये वो 50 बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है वर्चुअल शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पर बात करता हूँ कि टी की वैल्यू 20 रखी मैंने, अगर मैंने 20 की जगह 21 रखता तो क्या आता आंसर? 21 रखता तो 21 इंटू 10 कितना आता? 21 इंटू 10 कितना आता? 210, और 210 प्लस 100 माइनस के 210 प्लस 100 कितना आ जाता है? ये माइनस के 101 मिली वोल्ट। तो ध्यान रखना है ये एक पॉइंट पर ही डिफाइंड है, और आपको क्या ध्यान रखना है, पहले तो सबसे पहले देखो कि आपको ये पता है कि एक्चुअल में सर्किट वो नहीं है, एक्चुअल में सर्किट अपना ये है। फिर मैं बताऊंगा कि ये दोनों बराबर भी हैं, लेकिन किस कंडीशन में एग्जैक्टली ये दोनों एक दूसरे को मतलब वो कर सकते हैं मिमिक। इस क्वेश्चन में आपका स्विच जो होता ना आइडियल गिवन था, अगर स्विच प्रैक्टिकल है तो इस केस में तो फिर ये बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल प्रॉपर आंसर देने वाला है। देखो ध्यान से, ये वैलिड कब है? ये वाला जो इक्वेशन लिखी हुई है माइनस के 10t प्लस 100 मिली वोल्ट, ये वैलिड होगी 0.5 से लेकर 1 तक। क्योंकि सोचो आप 0 से लेकर 0.5, 0 से लेकर 0.5 में मान लो मैं क्वेश्चन पूछ लेता आपसे कि फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज V नॉट एट 0.3 मिली सेकेंड, तो बच्चा क्या कर सकता है? सर यहाँ पर 0.3 रख दिया उसने मिली सेकेंड में, 0.3 इंटू 10 कितना होगा? माइनस के 3 मिली वोल्ट, 100 माइनस 3 इज कितना हो जाएगा? 100 माइनस 3 इज 97 मिली वोल्ट। लेकिन आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज 0 से लेकर 0.5 में, 0 से लेकर 0.5 में मेरा जो 1 नैनो फैराड का कैपेसिटर है वो यहाँ कनेक्टेड है केवल और केवल। जब वो यहाँ कनेक्टेड है तो ये वाला जो सर्किट है, ये वाला सर्किट तो अभी आइसोलेटेड है, मतलब 0 से लेकर 0.5 मिली सेकेंड में मेरा जो कैपेसिटर C1 है वो इस सर्किट को इंपैक्ट ही नहीं कर रहा है, इस पर कोई प्रभाव ही नहीं डाल रहा है। इसका मतलब मेरा V नॉट Vc2 की वैल्यू वही रहेगी जो इनिशियल कंडीशन है उसकी, दैट इज 100 मिली वोल्ट 100 मिली वोल्ट। इसका मतलब ये मेरी जो इक्वेशन है वो कब वैलिड होंगी? ये तब वैलिड होंगी जब मेरा ये कैपेसिटर C है जो C1 है वो पोजीशन 2 पर कनेक्टेड होगा। पोजीशन 2 पर कब कनेक्टेड है? वो पोजीशन 2 पर तब कनेक्टेड है जब भी मेरी ये वेवफॉर्म लो वैल्यू पर चल रही है, मतलब 0.5 से लेकर 1, फिर 1.5 से लेकर 2, फिर 2.5 से लेकर 3, और फिर 3.5 से लेकर 4। तो वही लिखा है ये वैलिड होगी t की वैल्यू 0.5 से लेकर 1, 0 से 0.5 में वैलिड नहीं होगी। अगेन 1 से 1.5 में वैलिड नहीं होगी, क्योंकि 1 से 1.5 में अगेन मेरा C1 यहां पर कनेक्टेड होगा, इस वाली पोजीशन पर। किस वाली पोजीशन पर कनेक्टेड रहेगा? तो जब मेरा C1 फर्स्ट वाली पोजीशन पर कनेक्टेड होगा तब इस इक्वेशन का यूज नहीं करना है, पहली बात। और जब मेरा ये कैपेसिटर सेकंड वाली पोजीशन पर अवेलेबल होगा तब तक इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात देखते हैं, तो मैंने ये लिख दिया। एंड t की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो? अब क्वेश्चन करेगा आदमी कि सर ये 0.5 से 1 में वैलिड है, हाँ सर। सेम वे में सर ये अगर बात करूं मैं किसी भी टाइम पर तो ये हर बार वैलिड होगी इक्वेशन, मैं बोलूंगा हाँ वैलिड होगी हर बार। लेकिन आप बोल रहे हो कि सर अगर ये 0.5 से 1 के बीच में वैलिड है तो 0.5 से 1 के बीच में t आपका लीनियर होगा,
तो 0.5 से 1 के बीच में अगर टी मेरा लीनियर टी मेरा अगर 0.5 से लेकर 1 की वैल्यू लूं तो ये भी नॉट मेरा लीनियरली चेंज होगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल लीनियरली चेंज होगा। तो सर फिर तो इसका आंसर सर ऐसा होगा कि 0.5 से 1 के बीच में टाइम टी के साथ ये वैल्यू चेंज कर रही होगी, हाँ चेंज कर रही होगी। तो बेटा आपको समझने का क्या करना है, समझने की बात ये ध्यान रखनी है। नो डाउट जब मैं इस सर्किट को इस रेजिस्टेंस के थ्रू रिप्लेस करता हूं और वहां पर मेरा रेजिस्टेंस एक लीनियर एलिमेंट है जहां पर मेरा भी नॉट की वैल्यू माइनस के 1 अपॉन आरसी इंटीग्रेशन ऑफ भी इन dt आ रहा है, तो डेफिनेटली वो लीनियरली चेंज होगा आउटपुट वोल्टेज मेरा, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रैक्टिकली देखूं इस क्वेश्चन को देखूं मैं, तो इस क्वेश्चन में स्विच मेरे आइडियल थे बेटा। स्विच आइडियल होने की वजह से मेरा स्विच का कोई लीकेज नहीं था, तो जब मेरा कैपेसिटेंस सी भीन पर कनेक्ट था तो उसका वोल्टेज 100 मिली वोल्ट था। जैसे ही वो 2 पर कनेक्ट हुआ उसने इंस्टेंटेनियसली वोल्टेज चेंज किया, तो ये कैपेसिटर का वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज इंस्टेंटेनियस चेंज हो रहे थे, और इंस्टेंटेनियस चेंज होने की वजह से बैक चलूं मैं तो मेरी वेवफॉर्म इस टाइप की आ रही थी। लेकिन अब कैसी आने वाली है वेवफॉर्म, अगर मैं देखूं यहां पर मैं बताना चाहूंगा, फिर मैं इस पर लौटूंगा टी इक्वल टू एन टी पर। तो मेरी अब वेवफॉर्म कैसे आएगी देखना ध्यान से। यहां पर इनिशियली मेरा बी नॉट क्या चल रहा है, 100 100 100 100 100, t इक्वल टू 0 से लेकर 0.5 पर मेरा C1 कनेक्टेड है इनपुट साइड से। अब 0.5 से लेकर 1 की बात करूं तो 0.5 से लेकर 1 में मेरा आउटपुट कैसा, टाइम डोमेन में देखूं मैं तो वो कितना आया है, ये इक्वेशन आई है सर देखो, माइनस के 10t प्लस 100 मिली वोल्ट। तो वो 10t और 100 मिली वोल्ट को फॉलो कर रहा होगा, तो इसका मतलब टाइम के साथ वो लीनियरली डिके कर रहा होगा माइनस 10t की वजह से। तो डेफिनेटली ये क्या चल रहा होगा, माइनस 10t इन प्लस 100 मिली वोल्ट। अब यहां पर t रखते समय भी ध्यान रखना है, अब वो बच्चा सोचेगा सर t की वैल्यू 0.5 से लेकर 1 के बीच में 0.5 मिली सेकेंड है, अगर यहां पर 0.5 रखेगा t की वैल्यू तो 10 इंटू 0.5 5 होगा, 100 माइनस 5 इज 95। लेकिन आपका ऐसा नहीं हो रहा था, हर साइकिल के बाद आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो चेंज हो रहा था 10 मिली वोल्ट से मेरे बच्चे। 10 मिली वोल्ट से मतलब यहां पर टी की जो वैल्यू रखनी है ना वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ कैपिटल टी रखनी है। आप ये चीजें ध्यान रखें बहुत सारी चीजों को। तो अगर मैं यहां पर टी की वैल्यू इंटीजर मल्टीपल ऑफ कैपिटल टी रखूं तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ कैपिटल टी क्या होगी, इंटीजर मल्टीपल का मतलब 1 इंटू टी, टी इक्वल टू टी रखूं, 1 टी का मतलब क्या है 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड रखूंगा तो क्या आएगा माइनस 10, 100 इंटू माइनस 100 प्लस के 100 माइनस 10 इज 90। तो इसका मतलब मेरा जो भी नॉट है वो 100 से 90 के बीच में जाएगा और फाइनली 90 तक पहुंचेगा। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा पुट करते समय, ठीक है। फिर 90 पर होल्ड करेगा वो अगेन। अंतर क्या आ गया पिछले केस से, पिछले केस में आइडियली मेरा ऐसे चला था, ऐसे वेवफॉर्म बनाई थी मैंने, लेकिन अब ऐसे बनी है। आइडियल केस से पहले कैसी बनी थी मेरी, यहां पर कांस्टेंट और फिर यहां पर कांस्टेंट, ध्यान रखना इस बात का। तो ये लीनियरिटी क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस से उसको इमुलेट किया है उस कैपेसिटर को, तो डेफिनेटली ये तो चेंज आने वाला है। इसका मतलब ये है कि ये जो सर्किट है ये प्रैक्टिकली इससे बिल्कुल मैच कर जाता है इन द केस व्हेन दीज टू स्विच, जो आपके स्विच मैं कंसीडर कर रहा हूं आपका स्विचिंग बिटवीन 1 एंड 2, वहां पर आप ना कुछ रेजिस्टेंस हो। अभी मैं और बताऊंगा आगे, तो तसल्ली से सुनना, पहले ध्यान से सुनना बहुत अच्छे तरीके से। तो कहने का मतलब है यहां पर होशियारी क्या रखनी है कि टी की वैल्यू n टाइम्स ऑफ कैपिटल टी रखनी है, 0.5 और 1 के बीच में कौन सी वैल्यू इंटीजर मल्टीपल ऑफ टी है, दैट इज 1। तो 1 इंटू टी रखनी है मेरे को, 2 इंटू टी रखनी है, 3 इंटू टी रखनी है। इसलिए क्वेश्चन में उसने ये पूछा था ऐड करके। ऐड क्यों पूछा उसने, क्योंकि वो जानता था आईआईटी का प्रोफेसर, आईआईटी कानपुर वाला, कि हो सकता है कि कोई बच्चा ये सोचे कि सर 20 पर पूछा है आपने, 20 से पहले कितना था, 20 के बाद कितना है, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगे। वो चाहता था केवल और केवल एट इंस्टेंट ऑफ 20 लगा ले। 20 क्या है आपका इंटीजर मल्टीपल है कैपिटल टी का, 20 मिली सेकेंड इज, तो 20 मिली सेकेंड किया मैंने, आंसर आ गया 100। लेकिन अगर कोई 21 पूछता, मान लो ये 21 पूछता, तो आंसर क्या कर सकता था कोई बच्चा, 21 इंटू 10 और गलती कर देता वो, तो वो गलत आंसर होता। तो आपको ध्यान रखना है कि कब वो कांस्टेंट रहेगा आउटपुट और कब वो लीनियरली वेरी करेगा। लीनियरली वेरी करेगा वो, देखो ध्यान से, जब 0.5 से 1 के बीच की बात करूं तो इस टाइम पीरियड में मेरा सिग्नल लीनियरली वेरी करेगा, और डायरेक्टली अगर मुझे टी रखनी है तो टी की वैल्यू मैं n टाइम्स ऑफ कैपिटल टी रखूं तो मेरा एग्जैक्ट आंसर उससे मैच करेगा जो मेरा आइडियल वाला केस है, जिसमें स्विच मेरे आइडियल है, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर है स्विच आर आइडियल। अगर मेरे स्विच आइडियल हैं तो डेफिनेटली मुझे क्या ध्यान रखना है कि कैपेसिटर मेरा इंस्टेंटेनियसली डिस्चार्ज होने वाला है। सो इन दैट केस मुझे इस बात का फोकस करना है कि मेरे को टी की वैल्यू n टाइम्स ऑफ कैपिटल
रखनी है यहाँ पर, और हर साइकिल के बाद देखूं मैं तो पहली साइकिल 1 मिली सेकेंड है, दूसरी साइकिल कंप्लीट होगा 2 मिली सेकेंड टाइम है, तीसरी साइकिल के बाद 3 मिली सेकेंड है, तो यहाँ पर 1 मिली सेकेंड रखो, 2 मिली सेकेंड रखो, 3 मिली सेकेंड रखो, तो आप उस इंस्टेंट पर वोल्टेज मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको प्लॉट ड्रॉ करना है तो ऐसे ऐसे करके ड्रॉ कर दो, तो आप फिर अगेन किसी भी टाइम टी पर निकाल सकते हैं। ये वेवफॉर्म वैलिड है। ये वेवफॉर्म अगर आपसे पूछा जाए कब वैलिड है, व्हेन, अगर मैं स्विच की बात करूं, व्हेन स्विच आर हैविंग सम रेजिस्टेंस या आर नॉन आइडियल। अगर वो नॉन आइडियल स्विच होंगे तो डेफिनेटली ये वाला केस मुझे मिलने वाला है, क्योंकि नॉन आइडियल केस में क्या होगा, स्विच अगर नॉन आइडियल तो उनका कुछ रेजिस्टेंस होगा, फिर कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो रहा होगा, अपना चार्ज को ट्रांसफर कर रहा होगा, तो वो एक लीनियर वे में आपका या नॉन लीनियर वे में आपका चेंज कर सकता है, लीनियर की जगह नॉन लीनियर बोल सकता हूं मैं। ठीक है, तो मैंने आपको ध्यान रखा कि जब मेरा कैपेसिटर को मैंने रेजिस्टेंस आर से रिप्लेस किया, एक कैपेसिटर और 2 स्विच मान लो मैं कंसीडर कर रहा हूं, 2 पोजीशन और रेजिस्टेंस से कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ध्यान रखना है इस बात का कि मेरा ये लीनियर टाइप का चेंज हो रहा है। अगर कोई धोखे से यहां पर 0.6 मिली सेकंड पर आपसे पूछ लेता इसी क्वेश्चन में, तो आप ऐसा नहीं करना कि 0.6 रख के आंसर निकाल दिया। ध्यान रखना, क्योंकि हमारे एक्चुअल केस में स्विच मेरे आइडियल है, तो यहां से लेकर यहां तक मेरा अगर एक्चुअल क्वेश्चन की बात करूं तो वो चलेगा 100 और फिर यहां पर सीधा 90 पे पहुंच गया, ये वाले पॉइंट। ठीक है, फिर इसके बाद वो 90 पर मेंटेन रहेगा, फिर अगेन वो 80 पर आएगा, इस टाइप से चलेगा, तो उसमें इंस्टेंटेनियसली आ रहा था आपका। इसलिए मैंने दोनों तरीके से आपको बताया, और चूंकि इस क्वेश्चन में वो प्रॉपर्ली आपका वैलिड इसलिए हो जा रहा है, इसलिए वैलिड हो जा रहा है प्रॉपर्ली, क्योंकि उसने इंस्टेंट पे पूछा था 20 मिली सेकेंड पर। तो इस बात का ध्यान रखना, 20 से पहले अगर उसने पूछा होता मान लो 19 मिली सेकेंड पर, तब भी आप आंसर क्या रखते। अगर आप देखें यहां पर 3.5 से 4 के बीच में ये लीनियरली वेरी है, ये तो हमारा कौन सा वाला केस है जब मैं रेजिस्टेंस से उसे रिप्लेस किया है। अगर वो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन की बात करूं तो एक्चुअल क्वेश्चन में आइडियल ओपन आइडियल स्विच है, तो उसके केस में यहां पर शार्प ट्रांजिशन होकर ऐसे जा रहा होगा डेफिनेटली। ठीक है, चलो अब ये बात आपको क्लियर हुई कहीं ना कहीं। अगर किसी को फर्दर डाउट आए तो मेरे से पर्सनली आराम से पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि ये क्वेश्चन आ जाए मान लो आपके लिए, इसलिए मैंने वो कराया। अब आपको लग रहा होगा सर आपने ज्ञान क्यों इतना दे दिया, ज्ञान इसलिए नहीं दिया। पहली बात ध्यान रखना कि ये जो मैंने पढ़ाया, ये इनको बोलते हैं हम स्विच्ड कैपेसिटर सर्किट। क्या बोलते हैं बेटा इनको, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया ये स्विच्ड कैपेसिटर सर्किट का कॉन्सेप्ट है, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहली बात। तो दूसरी बात, मैंने ये मेथड क्यों बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया था, तो चार्ज ट्रांसफर से आराम से हो गया, वही उनकी एक्सपेक्टेशन थी। और उन्होंने कहीं पर भी सर्किट में मेंशन भी नहीं किया था कि स्विच्ड कैपेसिटर सर्किट वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, उन्होंने बोला कि आप सिंपल वे में करो। मैंने उसको इसलिए बताया इस तरीके से, इससे कोई पागलपन अगर कोई कर रहा हो कि वर्चुअल शॉर्ट और ये वो, क्योंकि मेरे पास टाइम तो रहता नहीं है इतना फालतू की बात डिस्कस करने का, तो बच्चे को ये पता हो कि भाई वर्चुअल शॉर्ट लग रहा है। ठीक है, तो पागलपन नहीं, क्योंकि इसका यही मेथड है। नॉलेज बहुत इनफाइनाइट है, अपन को अभी इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की 0.00001% भी नॉलेज नहीं है, इसलिए उचकना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े अपन। तो आगे बढ़े तो इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। ये एक ओपैम्प है आपका, ये कैपेसिटर C1 है C2 है। मैंने क्वेश्चन में दिया ये 2 मॉसफेट है, एक NMOS NMOS PMOS PMOS V1 V2 दो वेवफॉर्म है, नॉन ओवरलैपिंग या ओवर जो भी है, इसमें नॉन ओवरलैपिंग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मॉसफेट अपने आप में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। एक PMOS NMOS है। ठीक है, चलो देखते हैं। C1 C2 की वैल्यू गिवन है 10 माइक्रोफैराड। PMOS एंड NMOS आर आइडियल स्विच इफ V1 एंड V2 आर स्क्वायर वेव ऑफ एम्पलीट्यूड +-5। इसका मतलब क्या है, जब मेरा V1 +5 होगा तो ये वाला ऑन ये वाला ऑफ, जब वो -5 होगा तो ये वाला ऑन ये वाला ऑफ। मतलब इस कैपेसिटर C1 की वैल्यू को देखूं मैं, C1 देखूं तो वो इस नोड पर कनेक्ट हो रहा होगा, क्योंकि ये ऑन हो रहा होगा, और फिर जब ये ऑन हो रहा होगा तो C1 इस नोड से कनेक्टेड हो जा रहा होगा। इसका मतलब वही वाली बात चल रही है, कैपेसिटर C और यहां पर एक स्विच Phi1, यहां पर स्विच Phi2, या स्विच S1 स्विच S2, Phi1 Phi2 उनको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो कंट्रोल स्विच है ये आपके, ये ऑन है तो ये ऑफ है, ये ऑन है तो ये ऑफ है, सेम वे में यहां चल रहा है। ठीक है, विद फ्रीक्वेंसी, इस V1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज है, F2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज है रिस्पेक्टिवली। देन V आउट अपॉन V इन निकालना है आपको, V आउट अपॉन V इन निकालना। अब मान लो ये क्वेश्चन आपके पास सामने हो, मैंने कई बार पहले शायद अपने ग्रुप में भी डाला है, मैंने टेलीग्राम पर, शायद आपने देखा हो, तो कोई नहीं कर पाया होगा मुझे पता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो नहीं पता ना, और जनरली कोई डिस्कस भी नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई, सिलेबस में नहीं है, करना भी चाहिए। इसलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि एक सिलेबस में रेस्ट्रिक्ट होकर हर टीचर पढ़ा रहा होता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हर टीचर के लिए बोल रहा हूँ ये।
तो वो एक दायरे में रह के पढ़ा रहा होता है, तो उस दायरे में रह के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो बता रहे होते हैं। ये एक दायरे से बाहर जाके मैंने बताया, आपको कोशिश किया, और यहाँ पर मेरा उद्देश्य कोई भी ज्ञान देना नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल और केवल ये है, ये क्वेश्चन आया था तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, फिर उसी चीज को मैं और जस्टिफाई करने के लिए सर्किट ये क्वेश्चन लेकर आ गया कि ये रियल में एग्जिस्ट करते हैं। ये कुछ नहीं है आपका, ये सर्किट है क्या, अगर इसको फीलिंग्स लेकर आए, अपन फीलिंग्स लेकर आए, तो ये कौन है बेटा, एक तरीके से मैंने कैपेसिटर और मॉसफेट की हेल्प से क्या बना दिया आपका बच्चा, कुछ नहीं बना दिया मैंने, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बना दिया मैंने बेटा। ये एक रेजिस्टेंस R1 और ये एक रेजिस्टेंस R2 से रिप्लेस होगा, ये पूरा का पूरा। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि नॉलेज इनफाइनाइट है, आप ओपन कितना भी पढ़ लो, 30 क्या 300 घंटे पढ़ लो, उसके बाद भी नई चीजें आ जाएंगी। आप मॉसफेट 300 क्या 3000 घंटे पढ़ लो, हमेशा नई चीज आएगी। देखो नई आ गई चीज, इसका मतलब नॉलेज इनफाइनाइट है, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। और हम 10-15 साल से यही काम कर रहे हैं, किताब पे किताब पढ़े जा रहे हैं, बस हम उस चीज को आपको दिखाते नहीं है, बताते नहीं है, बिकॉज ऑफ कि हमें नीड नहीं होती। हमें लगता है कि हम एक बच्चे को एड्रेस कर रहे हैं जो गेट जा रहा है, आईआईटीज के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, जितना उसको सफिशिएंट है उतना नॉलेज दे दिया है, सफिशिएंट की बात। तो ये मैंने रिप्लेस कर दिया, ये रिप्लेस हो गया R2 से R1 से। कौन सा एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। मतलब ये कौन बना हुआ है, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। हो क्यों बनाया है ऐसा, बिकॉज आपको पता है ना, इस R1 R2 को बनाने में, अगर मैं बात करूं इंटीग्रेटेड सर्किट में, ऑन चिप ये पूरा का पूरा सर्किट बनाना हो, ऑफ स्विच ऑफ चिप नहीं बात कर रहा, ऑफ चिप में तो क्या होगा, आप ओपन मार्केट से लेकर आओगे, दो रेजिस्टेंस आपके पास होंगे, डिब्बे से निकालोगे, सर्किट बना दोगे। लेकिन सपोज आपको पूरा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऑन चिप बनाना है, सिस्टम ऑन चिप, चिप पर ही बनाना है, पूरा इंटीग्रेटेड सर्किट में बनाना है, तो फिर तो रेजिस्टेंस बनाना तो वहां पे माप नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर आप बनाते हो तो कोशिश करते हो कि रेजिस्टेंस का कोई रेप्लिका, कोई दूसरा है क्या तरीका, वो दूसरा तरीका ये रेजिस्टेंस को इमुलेट करने का, कि आप क्या करो, ये मॉसफेट और कैपेसिटर बनाने में जो एरिया की रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी कंपेयर टू दिस। क्लॉक तो हम यूज करते ही हैं, कई सर्किट के अंदर जब चिप बना रहा होता हूं, वहां पर कहीं ना कहीं मुझे क्लॉक देने की जरूरत पड़ी रही होती है, तो क्लॉक जनरेटर मेरे पास होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बन गया। अब वी आउट अपॉन वी इन क्या आएगा बेटा, बताना, वी आउट अपॉन वी इन निकालू मैं तो क्या आएगा, माइनस के R2 बाई R1। क्लियर है बात, माइनस के R2 बाई R1। अब देखना R2 क्या होगा, अब समझना ध्यान से, ये मेरा R2 हो गया और ये मेरा R1 से रिप्लेस हो गया, ये सॉरी C2 को और इंक्लूड करूं, C1 को सॉरी, ये पूरा सर्किट, तो ये R1 है मेरा, ये R2 है। क्या सीखा था मैंने, R इक्वल टू 1 अपॉन FC, तो R1 क्या होगा, R1 इक्वल टू 1 अपॉन F1 इंटू C, 1 अपॉन F1, F1 कितना है 100 हर्ट्ज, इंटू C कितना है C1, C1 की बात करूंगा, C1 कितना है, C1 10 माइक्रोन, 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, 10 टू पावर ये कितना 3 और 10 पावर माइनस 6, ये आ गया 10 पावर 3 ओम। कैलकुलेशन देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मैं R2 की बात करूं तो R2 क्या होगा, 1 अपॉन F2 C2, 1 अपॉन F2, F2 10 हर्ट्ज, C2 कितना है बेटा आपका, C2 10 माइक्रोन है, तो 10 पावर 2 10 पावर माइनस 6 10 पावर 4, ठीक, 10 पावर 4। सो R2 10 पावर 4 हो गया ओम में, और ये 10 पावर 3 हो गया, तो R2 अपॉन R1 कितना हो जाएगा, R2 आपका 10 पावर 4 और ये 10 पावर 3 इज R1, तो ये आ गया -10, तो B नॉट अपॉन B इन इज -10 इज द आंसर। ओके, इसका मतलब आप रेजिस्टेंस R2 R1 को रिप्लेस कर सकते हैं इस सर्किट से। तो इसलिए मैंने आपको बताया, इससे आपको ये ज्ञान की प्राप्ति होगी कि सिस्टम ऑन चिप, अगर ऑन चिप आपको पूरा का पूरा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना है, या कोई भी सर्किट ओप एम्प में, हर जगह यही चीजें पढ़ा के मैं बढ़ा देता मान लो ओप एम्प को, तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हर वो सर्किट जहां पर आपने रेजिस्टेंस यूज किया, जैसे कि इंटीग्रेटर में R लगाया, C लगाया फीडबैक में, इस R को किससे रिप्लेस करूं मैं, क्योंकि अगर मेरे को इंटीग्रेटर ऑन चिप बनाना है, ऑन चिप का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट में मेरे को चिप के अंदर ही बनाना है पूरा का पूरा, मैं अलग से फिजिकल लगाना नहीं चाहता, और मैं रेजिस्टेंस को अवॉइड करता हूं चिप के अंदर, आईसीस के अंदर, बिकॉज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड मोर एरिया, कॉम्प्लिकेटेड होता है रेजिस्टेंस की डिजाइनिंग करना, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। सो इन दैट केस मॉसफेट वगैरह के लिए ऑलरेडी आपके पास पूरी प्रोसेस तैयार है, तो आप चाहते हो कि मॉसफेट के थ्रू बना दें, कैपेसिटर तो आपको पता ही है मॉस से बन ही जाता है कैपेसिटर, ये मॉसफेट बन ही जाएंगे। तो हमारा जो भी सर्किट है, डिफरेंशिएटर है, इंटीग्रेटर है, समर है, जो भी है, अगर मेरे को ऑन चिप बनाना है कोई भी सर्किट, वहां पर रेजिस्टेंस है, उन रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से हम रिप्लेस कर सकते हैं, इस टाइप से लेके।
ये कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने आपको ये सब चीजें बताई और उसमें मैंने इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यूज करा दिया। अब मैंने ये जो क्वेश्चन था ना, ये मैंने बहुत पहले अपने ग्रुप में डाला होगा टेलीग्राम पर, लेकिन मैंने कभी भी इसको कभी भी मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया, बिकॉज जरूरी नहीं है कि जो आपको अपन को आता है वो सबकी सब चीजें बच्चे को सिखाई जाए, बिकॉज देयर इज अ boundary, because we are discussing for the gate examination, for SSC examination if we are discussing, then in the case of SSC अपन उस लेवल का डिस्कस कर रहे होते हैं जितना SSC के लिए रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि वहां पर गेट लेवल का गेट लेवल का डिस्कस करने लगे, आता भले ही है टीचर को लेकिन वो SSC लेवल तक रेस्ट्रिक्ट करता है। तो देयर इज रेस्ट्रिक्शन। ऐसे 11-12 में बच्चा पढ़ रहा होता है तो 11-12 फिजिक्स पढ़ा रहे होते हैं तो वहां पर टीचर वहीं पर रुक जाता है, वहां पर भी पीएन जंक्शन डायोड होता है, बीजेटी होते हैं, वहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है, तो ऐसा नहीं है पूरा ईएफटी पढ़ाने लग गए। तो देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन, बाउंड्रीज, दिस इज द रियल सिचुएशन where teacher is confining themselves so that स्टूडेंट का भला हो सके, स्टूडेंट को वो नॉलेज मिले जितना उस उम्र पर या उस टाइम पर उसके लिए रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज नॉलेज इज इनफाइनाइट, इसकी कोई ना तो शुरुआत है ना ही कोई अंत है। ओके सो आपने ये वीडियो देखा, आपने इसमें ये चीज समझा, ठीक है। मैं आगे इसको और बता देता हूं, यहां पर अगर किसी को कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ सकता है। बस अंतर क्या है इसमें और हमारे एक्चुअल क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, एक्चुअल मैंने सॉल्यूशन चार्ज वाले से किया था मैंने जो इनिशियली, देखो बी नॉट की वेव फॉर्म यहां पर ऐसी आई है, इसका मतलब मैंने जो फाइनली वाली बनाई है उसमें क्या आया है, यहाँ पर स्लोप आया है। वो स्लोप इसलिए आया क्योंकि मैंने आर से रिप्लेस किया उस सर्किट को, तो मैं उसमें बोल रहा हूं कि इसमें ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे एक्चुअल सर्किट में मेरे जो आपके जो I1 है, जो स्विच की पोजीशन है, ये स्विच जो है आपका वो आइडियल बोल दिया गया है, स्विच आइडियल बोला गया है, स्विच आइडियल है, मतलब कोई रेजिस्टेंस वहां पर है नहीं। लेकिन हमारे प्रैक्टिकल केस में अगर बात करूं, प्रैक्टिकली क्या होता है, स्विच किससे बनते हैं, मॉसफेट से। तो मैंने वही बताया, इस मॉसफेट का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है, इसका भी रेजिस्टेंस हो सकता है, इसका भी रेजिस्टेंस, इसका भी रेजिस्टेंस, ये प्रॉपर्ली आपका ये सर्किट है तो ये प्रॉपर मैच होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल और आइडियल केस में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। हर चीज तो वैसे प्रैक्टिकल ही होती है, आइडियल तो हम एक पेपर पर सॉल्यूशन करने के लिए कर रहे होते हैं। सो क्वेश्चन था तो क्वेश्चन को मैंने चार्ज शेयरिंग के थ्रू भी बताया आपको, सॉरी चार्ज ट्रांसफर के थ्रू भी बताया मैंने, और बाकी मैंने इस इम्यूलेटेड रजिस्टर के थ्रू बताया। इन्हीं को बोलते हैं हम स्विच्ड कैपेसिटर सर्किट। और ऐसे ही आपका एक टॉपिक होता है स्विच्ड फिल्टर्स, जहां पर हम फिल्टर्स को डिजाइन करते हैं यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द कैपेसिटर, क्योंकि हमें फिल्टर बनाते समय भी रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चलूं, ज्ञान को आगे बढ़ाएं अपन, तो ज्ञान को बढ़ाते समय बात करूं मैं, जैसे आपको पता होगा कि जैसे कि आप इंटीग्रेटर की बात करते हैं मान लो, तो इंटीग्रेटर तो आपका ये सर्किट है, लेकिन आपको पता है इस इंटीग्रेटर में प्रॉब्लम क्या होती है, इस इंटीग्रेटर में सर प्रॉब्लम क्या होती है, ये आर है, ये सी है, ये वी इन है, आपका आउटपुट सैचुरेट हो जाएगा डेफिनेटली, ये प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि इंटीग्रेट 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 फाइनली आउटपुट सैचुरेट हो जाएगा, एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, अगर मेरा इनपुट डीसी है, अगर मेरा इनपुट डीसी है, इन दैट केस मेरा, अगर बात करूं वही वाली बात, डीसी है तो ये वर्चुअल शॉर्ट, ये करंट कांस्टेंट, करंट के थ्रू लीनियरली ये चार्ज होता जाएगा, आउटपुट मेरा अगेन सैचुरेट हो जाएगा। तो इन सब चीजों को बचाने के लिए इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, आरएफ, फीडबैक रेजिस्टेंस। अगेन अगर ये आरएफ लगा दिया तो अब ये लो पास फिल्टर बन गया एक तरीके से, क्या बन गया, ये एक फिल्टर की तरह काम कर रहा है आपका। तो अब अगर ये फिल्टर की तरह काम कर रहा है, डेफिनेटली एक फिल्टर सर्किट बन गया, क्योंकि ये आर और सी मिलकर एक पोल क्रिएट करेंगे, पोल क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली आपका ये फिल्टर की तरह बेव करने वाला है। अब जब फिल्टर की तरह बेव करने वाला है तो अगेन कॉन्सेप्ट आया कि स्विच्ड कैपेसिटर फिल्टर बोल सकते हैं। अगर ये फिल्टर है, मान लो इंटीग्रेटर था, इंटीग्रेटर ही फिल्टर है, फिल्टर ही इंटीग्रेटर है, एक तरीके से मैं रेजिस्टेंस लगा दूं, ये प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर है, यहां बोलो ये एक फिल्टर है, ठीक है सर। अब बात समझने की बात यह है कि आपका, ठीक है, कौन सा फिल्टर है जो भी आप चेक कर सकते हो, फिल्टर को चेक करना है तो वो आसान है, अगर मैंने जो भी बोल दिया हो आप उस पर ध्यान मत देना, देखना कि जो भी फिल्टर है, अपन ने ऐसे बहुत सारे किए हैं। तो क्वेश्चन की बात ये आती है, कॉन्सेप्ट की बात ये आती है कि ठीक है ये फिल्टर बन गया, ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस आरएफ और आर अगर आप चाहें तो किसके थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं, स्विच्ड कैपेसिटर सर्किट के थ्रू। तो अगेन ये सर्किट कैसा बन जाएगा, ये लो, ये बना दिया मैंने क्या, प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर या फिल्टर, जो भी फिल्टर बन रहा हो। तो यहां पर मैंने स्विच ले लिया, ये कैपेसिटर ले लिया, इसका मतलब क्या है, नॉलेज इनफाइनाइट है भाई साहब, नॉलेज इनफाइनाइट है, समय वक्त आने पर इंसान के हिसाब से उसको बताया जाता है। ये कैपेसिटर है, अगेन आपका सी, ये जो भी है आपका, ये C2 ले लो, मैंने ये C1 के थ्रू इस R1 को रियलाइज कर लिया, और इस RF को रियलाइज करने के लिए यहाँ पर भी मैं क्या कर लूँ, ऐसे करके, और यहाँ पर एक कैपेसिटर ले लिया मैंने, और यहाँ पर भी एक स्विच ले लूँ इस टाइप से। तो इस टाइप से मेरा वो रियलाइज हो गया मेरा RF, इसको मैं CF बोल दूं,
ठीक है, इसको सी बना रहने देता मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगेन इस सर्किट को देख के घबरा जाएगा आदमी कि ये क्या है। तो वो सी एफ और पैरेलल में वो दो स्विच दिख रहे हैं, दैट इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस, इट इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस। अगर मैं इस टाइप से बात करूं तो अगेन ये क्या बन गया आपका, एक इंटीग्रेटर बन गया, प्रैक्टिकल इंटीग्रेटर। या बोलूं कि एक फिल्टर है ये, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, निकाल सकते हो आप कौन सा फिल्टर है, आप डीसी और एसी के लिए देख के आप, ठीक है, सब चीजें पता है। ओके, सो दिस इज अ डिस्कशन ओके अबाउट द स्विच्ड कैपेसिटर सर्किट एक स्मॉल। अब मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आपके लिए क्या रिक्वायर्ड है। आपके लिए रिक्वायर्ड था वो क्वेश्चन जो गेट 2023 में आया था, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मैंने आपको दो तरीके से कराया, चार्ज ट्रांसफर से आपने देख लिया, दूसरा आपने देखा कि मैं उस कैपेसिटर को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करके वहां से बता दिया, सो दैट आपको ये फीलिंग्स जनरेट हो पाए कि हाँ ये इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, एक सिंपल क्वेश्चन था। ओके, सो आपने, आई होप प्रीवियस वाले भी आपने सेशंस देखे होंगे जिसमें मैंने कैपेसिटर से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट बताए थे, एक डायनामिक सीमॉस लॉजिक का भी कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आपको अगर ये वीडियो और ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर उसका रिस्पांस बताना, पर्सनली बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है इस यूट्यूब सेशन के कि आपको ये कैसा लगा, क्या डिस्कशन लगा। मेरी एक लिमिटेशन है कि बिकॉज मैं, मेरी जो ऑडियंस है जिसको मैं ये एड्रेस कर रहा होता हूँ वो गेट की प्रिपरेशन कर रही है, गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज या कोई उससे छोटा वाला जो भी एग्जाम है इसमें कम सिलेबस है, कम लेवल का आता है, उनके लिए कर रही है। सो वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट, आई हैव टू रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ अप टू अ सर्टेन लेवल एज अ ऑनेस्ट टीचर, ठीक है। और ऐसे ही हर दूसरे टीचर को भी, किसी टीचर को भी जो इस इंडस्ट्री में पढ़ा रहा है उसको करना पड़ता है, ठीक है। तो दैट इज माई मतलब मैसेज टू ऑल, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको कोई भी चीज पसंद आती है, आपको लगता है किसी भी टॉपिक पर बहुत ज्यादा एक और नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, तो जब भी मेरा फ्री टाइम होगा मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बट फिर भी मैं उससे बचने की कोशिश करता हूँ बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी इतना टास्क रहता है, ऑलरेडी इतने बिजी रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं जिसमें हमें काम करना होता है, ठीक है। अगेन लास्ट 3 जून से हमारा नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, उन नए बैचेस में सिग्नल सिस्टम स्टार्ट हुआ है। नन अदर देन अंकित गोयल सर जो 2 टाइम्स AIR बने, वो आपको सिग्नल सिस्टम पढ़ा रहे हैं। आप बेहतरीन तरीके से अपने सिग्नल सिस्टम के कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं और आपके सारे कोर्सेज पर बहुत मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है। और डिस्काउंट का जो कूपन कोड है मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था, तो आपने वो देखा होगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7089047561, उस पर आप मैसेज कर सकते हो अपनी क्वेरी के थ्रू। आप फाइनली आप एडमिशन से रिलेटेड हो, एनी अदर देन दिस, जो भी आपकी क्वेरीज हो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल।